हेलो नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में मशगूल और मस्त होंगे। ठीक है। एक साइंस की और सीरीज लेकर मैं आ चुका हूँ। सीरीज नहीं, वीडियो लेके मैं आ चुका हूँ। इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। टोटल 96 स्लाइड है। उसमें प्रत्येक स्लाइड पे आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, उसके साथ रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम में हूबहू आएंगे। ठीक है। बस इत्मीनान के साथ आप देखो। ठीक है। और कमेंट करके आप हमें जरूर बताना। अगर वीडियो पे आए हो तो प्लीज आप वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएंगे, आप याद रखना। ठीक है। इसीलिए प्लीज बहुत इत्मीनान के साथ वीडियो देखो। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन है, अभिक्रिया दे रखा है, किस प्रकार की अभिक्रिया। देखो तो यहाँ देख क्या देख रहे हो आप कि दो जुड़कर एक बन रहे हैं। तो दो जुड़कर एक बनना मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया होता है। ठीक है। वियोजन मतलब क्या होता है, एक टूटकर दो बन जाना। ठीक है। विस्थापन और द्विविस्थापन सब कुछ को मैं यहाँ पे समझाता हूँ। देखो संयोजन क्या होता है, जब दो मिलकर एक बना लेते हैं। ठीक है। या जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। ये सब आप खुद पढ़ लेना। ठीक है। मैं शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि टाइम फिर बहुत ज्यादा लग जाएंगे, स्लाइड बहुत है, टाइम ज्यादा लगेंगे, इसलिए मैं शॉर्ट कट में बताऊँ। ठीक है। एक एग्जाम्पल आप याद रख लेंगे, क्योंकि जब आपसे पूछा जाएगा संयोजन अभिक्रिया तो आपको ऐसे एक एग्जाम्पल भी लिखने पड़ेंगे। ठीक है। वियोजन मतलब क्या होता है, टूटना। ठीक है। CaCO3 को जब गर्म करते हैं तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ठीक है। देखो एक गर्म का एक जो क्या हुआ, दो उत्पाद में बन गए, अभिकारक क्या हुआ, दो उत्पाद बना लिए। ठीक है। देखो विस्थापन क्या होता है, जब इस अभिक्रिया में एक अधिक क्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या करता है, विस्थापित कर देता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। FeCuSO4 जब अभिक्रिया करते हैं तो Fe जो होती है Cu से क्या होती है, अधिक क्रियाशील होती है ना। तो क्या करता है, Fe जो है Cu को विस्थापित करके साइड कर देता है, और Fe जो है SO4 के साथ मिलकर यहाँ पर चले आता है। ठीक है। देख लिया। ठीक है आपने। उम्मीद करता हूं हमारी बातों को समझ रहे होंगे। द्विविस्थापन क्या होता है, लिखा है इस अभिक्रिया में अभिकारक के बीच अपने आयनों का अदला बदली होता है और दो नए क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं। ठीक है। देखो इसके लिए आप एक एग्जांपल याद रखेंगे, Na2SO4 BSO4 क्या होता है, BSO4 और 2NaCl बनाता है। कैसे बनाता है वो देखो, Na2 ये और ये दोनों इकट्ठा मिल जाते हैं और यहां पर बना लिए। ठीक है। BaSO4 और SO4 जो है यहाँ पर Ba के साथ मिलकर क्या, एक मिनट मेरे दोस्त, ये क्या हुआ ना, Na, देखो एक मिनट मैं रफ करके मैं आपको समझा देता हूँ फिर से यहाँ पे। ठीक है। एक मिनट, मिस्टेक हो गए, एक मिनट। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, Na जो है Cl के साथ मिलकर, दोनों मिलकर क्या NaCl बना लिए। ठीक है। और SO4 और Ba मिलकर BaSO4 यहाँ पर बना लिए। ठीक है। उम्मीद करता हूँ हमारी बातों को समझ रहे होंगे। ऐसा कभी भी हो तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर आयोडेट का रंग कैसा होता है। तो याद रखेंगे पीला रंग होता है। कैसा होता है, पीला रंग होता है। ठीक है। अगला बढ़ते हैं, लिखा है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो ऑप्शन दे रखा है उष्मा छिपी उष्मा जो भी है देख लो। ठीक है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, उसका इसका आंसर आप खुद कर पाओगे। लिखा है उष्मा छिपी क्या है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ साथ क्या होते हैं, ऊर्जा बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं, उष्मा छिपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे मिलेगा श्वसन में क्या होता है, लिखा है हमारे शरीर में कोशिकाओं ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ साथ ऊर्जा मुक्त करता है। इसी ऊर्जा का उपयोग हम क्या करते हैं, जीवन रहने के लिए, क्या जीवित रहने के लिए करते हैं। ठीक है। समीकरण इसका होता है, यहाँ पे ऐसे एरो लगा लोगे, C6H12O6 जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और साथ ही साथ ऊर्जा बनाती है। ठीक है। ठीक है। तो याद रखेंगे श्वसन क्या होती है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है। अगला है मेरा उपचयन। लिखा है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी, ऑक्सीजन अगर बढ़ जाए, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का घटना क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अपचयन क्या कहलाता है, इसका विपरीत होता है। क्या होता है, उपचयन का विपरीत होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का हटना मतलब ह्रास होना या हाइड्रोजन का वृद्धि होना क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। इसे उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं और इसे हम अवकरण भी कहते हैं। ठीक है। ये इनके एग्जाम्पल हमने नहीं लिखा यहाँ पे, तो मैं पिछले पिछले किसी वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, तो प्लीज आप वीडियो को कंटिन्यू करो। ठीक है। तब सब कुछ क्लियरली समझ में आएंगे। ठीक है। अब हम चलो अगली क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे संतुलित करना है। ठीक है। देखो यहाँ पर कितना है, एल्युमिनियम 2 है ना। संतुलित मतलब होता है इस साइड लेफ्ट हैंड साइड और आरजेएस में राइट हैंड साइड में क्या करनी चाहिए, तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है। देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, तो यहाँ पे आपको 2 लिखने पड़ेंगे। ठीक है। तो देखो इस साइड भी एल्यूमिनियम 2, इस साइड भी एल्यूमिनियम 2 हो गए। ठीक है। देखो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 है। ठीक है। सल्फर 1 है और ऑक्सीजन क्या है, 4 है। लेकिन इस साइड देखो सल्फर क्या है, यहाँ पर 3 लिखा है, इसका मतलब सल्फर कितने हैं, 3 है। ठीक है। यहाँ 4 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, इसका मतलब ऑक्सीजन 4 है, 4 तिया 12, 4 तिया और ऑक्सीजन कितने हैं, 12 है। ठीक है। अब देखो अगर आपको ऑक्सीजन 12 बनाने हैं तो यहाँ पर 3 है, सॉरी यहाँ पर 4 है, जब जैसे ही आप यहाँ पर 3 लगा लोगे तो 3 गुना 4 कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन तो 12 हो जाएंगे और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 दूना 6 हो जाएंगे, 3 दूना 6 हो जाएंगे। लेकिन देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर भी 3 लेना पड़ेगा, उसके बाद 3 दूना 6 बनेगा ना। ठीक है। अब एक बार आप चेक करो अच्छे से, एल्यूमिनियम 2 हो गया, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम 2 हो गया। देखो सल्फर यहाँ पर कितना है, एक नहीं है, यहाँ पहले एक था, हमने 3 यहाँ पे लिख दिया तो कितना हो गया, 3 हो गया, सल्फर 3 हो गया। देखो यहाँ पर भी 3 लिखा है, इसका मतलब ये जो सल्फर है कितना है, 3 है। ऑक्सीजन 4 तिया 12 है, इस साइड भी ऑक्सीजन क्या है, 4 यहाँ पर है, यहाँ पे हमने 3 लिया है, तो 4 तिया 12, ऑक्सीजन भी 12 हो गए। ठीक है। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन 2 तिया 6 और 2 तिया 6,
हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है। और यहाँ पर हमने जब 3 ले लिया तो 3 दूना कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है। तो अब आप चेक करोगे तो ऐसे बन जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। 2Al, तो इसी को हमने यहाँ पे ऐसे करके लिखा है। अब जांच करके देखो, एल्युमिनियम 2 है, लेफ्ट साइड दोनों तरफ है, 2 ही है। सल्फर बाएं तरफ 3 है, दाएं तरफ भी 3 है। ऑक्सीजन बाएं तरफ 12 है, दाएं तरफ 12 है। हाइड्रोजन बाएं तरफ 6 है, और हाइड्रोजन दाएं तरफ भी 6 है। तो इस तरीके से क्या हो गया? संतुलित हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है आयोडीन युक्त नमक क्या है? आयोडीन आप याद रखेंगे NaCl, ठीक है। नमक का क्या NaCl होता है, ठीक है। अगर उसके साथ पोटेशियम आयोडाइड KiO और KiO3 जब मिला देते हैं ना, तो वो क्या हो जाते हैं? आयोडीन युक्त बन जाते हैं, आयोडीन युक्त नमक बन जाते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि ये क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, ए और बी दोनों, ठीक है। जब NaCl में Ki और KiO3 मिला देते हैं तो क्या बन जाता है मेरा? आयोडीन युक्त नमक बन जाता है, इसलिए सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो अब याद रखेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है मेरे दोस्त 10.5 होते हैं। कितने हैं? 10.5 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ लिखा है पीएच, पीएच इसका क्या? तो 0 से 14 तक लिखा रहता है ना, जो किसी विलयन की अम्लता और क्षारता बताता है। 7 से कम अगर हुआ पीएच मान तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक पीएच मान हुआ तो मेरा क्या होगा? 7 अगर हुआ तो पीएच मान मेरा वो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। अगर 7 से अधिक पीएच मान होता तो वो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट पीएच मान लिख दिया है, ठीक है। जठर रस का पीएच मान क्या होता है? 1.2 से 1.4, ठीक है। नींबू का रस का पीएच मान 2.2 से 2.5, सिरका का 3.0, टमाटर रस का 1.4.1, अम्लीय वर्षा का 5.6 से कम होता है। दूध का दूध का कितना होता है? 5.6 से 6.6 के बीच होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। मानव रक्त का क्या होता है? 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10.5 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14.0 होता है। सबको प्लीज एक बार देख लेना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ हमारी बातों को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है, पीएच का कौन सा मान क्षारीय विलयन को दिखाता है? तो आपको पता है क्या? अगर ये है तो बीच में अगर 7 है, इधर क्या होगा? 7 से कम, इधर क्या होगा? 7 से ज्यादा, है ना। इधर 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 हो जाएगा, इधर 14 तक जाएगा, ठीक है। इधर जो होगा वो क्या होगा? अम्ल होगा, और इधर जो होगा वो क्या होगा? क्षार होगा, ठीक है। तो आप देखो, क्षार का पूछ रहा है तो 7 से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, है ना। 7 से अधिक, 7 से अधिक एक ही ऑप्शन है, 13, है ना। तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, अम्लीय ऑक्साइड के पीएच मान कैसे होते हैं? तो देखो, अम्लीय जैसे बोल रहा है ना, अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड के पीएच मान कितने होते हैं? एक बार आप सोच के इसे हमें जवाब दोगे, ठीक ठीक है। अम्लीय ऑक्साइड पूछ रहे हैं तो अम्ल के बारे में बात करें तो आपको पता है अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है, तो इसीलिए इस ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है डी, है। एक ही ऑप्शन है डी, है ना। तो क्या हो जाएगा? 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? एक बार पढ़ो इसे, ठीक है। क्षार क्या होता है? यह एक ऐसा भस्म है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, ठीक है। तो जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? क्षार है मेरे दोस्त, ठीक है। याद रखेंगे। अम्ल क्या होता है? ये स्वाद में खट्टा होता है, और आर्यहीनियस से हिसाब से परिभाषा क्या होता है? जल में घुलकर जो H+ आयन देता है वो क्या कहलाता है मेरे दोस्त? क्षार कहलाता है, ठीक है। लवण क्या होता है? अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है वो लवण होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अम्ल और भस्म की अभिक्रिया को हम उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ हमारी बातों को आप क्या कर रहे हैं? समझ रहे होंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है, बैट्रिक अम्ल का सूत्र, बैट्रिक अम्ल कौन सा है? तो याद रखेंगे H2SO4 को हम क्या कहते हैं? बैट्रिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। बैट्रिक अम्ल कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अभी हमने बताया, आपने पढ़ा था। इसका आंसर आप कमेंट करोगे, ठीक है। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पीछे आपको स्लाइड में रिवीजन करवा चुका हूं इसकी, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं। लिखा है, जिंक ब्लेड निम्नलिखित में किस तत्व का अयस्क है? ठीक है, एक बार इसे पढ़ो। अयस्क होते क्या है? वे खनिज जिन्हें धातु से लाभप्रद और आसानी से, मतलब कम खर्च और आसानी से निकाला जा सके, उसे हम अयस्क कहते हैं, ठीक है। देखो, जिंक ब्लेंड, यह जिंक यानी जस्ता का क्या है? प्रमुख प्रमुख सल्फाइड अयस्क है ना। किसका है? जिंक ब्लेड जिंक का क्या है? प्रमुख अयस्क है, ठीक है। अन्य तत्व के हम अयस्क दे रहे हैं यहाँ पे। देखो, पारा का मुख्य अयस्क क्या है? सिनेबार है। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? बॉक्साइड है। लोहा का मुख्य अयस्क क्या है? हेमेटाइट है। प्लीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में इस बार पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो अगली क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सोडा इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? देखो मेरे दोस्त, इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, ठीक है। याद कर लेंगे मेरे दोस्त। मैं आपको बहुत सारे मैंने इंपॉर्टेंट रासायनिक सूत्र बता चुके हैं, जो मैं आज नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि आज स्लाइड बहुत सारे हैं, टाइम लगेंगे इसीलिए, ठीक है। तो आप पिछली वीडियो रिवीजन करना, उसमें सारे के सारे इकट्ठे आपको क्या मिल जाएंगे? सबके रासायनिक सूत्र मिल जाएंगे, ठीक है। आज के लिए सोडा इसका रासायनिक सूत्र बस याद करेंगे, Na2SO3, ठीक है। अगली क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है? तो याद रखेंगे सोना। सोना सिर्फ क्या होता है? अम्लराज में घुलता है, ठीक है। अम्लराज कहते किसे हैं? देखो लिखा, अम्लराज सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, और सांद्र नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? HNO3 का 3:1 के अनुपात का एक ताजा मिश्रण होता है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली संक्षारक द्रव है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कभी कभी, अम्लराज में सोडियम सॉरी HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? तो याद रखेंगे 3:1 होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन आपको पता होगा, एक उपधातु है। क्या है? उपधातु है, ठीक है। यहां हमने लिखा उपधातु, लिखा है वे तत्व होते हैं जो धातु और अधातु दोनों का गुण पाए जाते हैं, ठीक है। उपधातु की संख्या कितनी होती है मेरे दोस्त? 7 होते हैं, ठीक है। आधुनिक आविष्कार नेम क्या था? प्रमुख रूप से 7 क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। नाम लिखा हमने, बोरॉन,
बोरॉन का संकेत बी, सिलिकॉन Si, जर्मेनियम Ge, आर्सेनिक As, एंटीमनी Sb, टेलुरियम Te, पोलेरियम Po। ठीक है, ये 7 आप याद रखेंगे, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलेरियम। ठीक है, 7 होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, देखोगे यहाँ पे हमने लिखा है गुण, धातु, यहाँ पे अधातु। ठीक है, धातु और अधातु के भौतिक गुण में अंतर हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अवस्था क्या होता है, ये समानता क्या होता है, कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो बाद में याद रखेंगे पारा, पारा को छोड़कर पारा क्या होते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, अधातु क्या होता है, ये ठोस, तरल और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, चमक, ठीक है, चमक क्या होता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ लिखा गया, इसे आप छोड़ देना। ठीक है, लिखा है चमक क्या होता है, धातु प्रायः चमकीले होते हैं, और अधातु क्या होते हैं, चमकीले नहीं होते, लेकिन आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़कर। ठीक है, आयोडीन क्या होते हैं मेरे दोस्त, चमकीले होते हैं। ठीक है, कठोरता ये होता है, ये क्या होता है, कठोर होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होते हैं, ये कठोर होते हैं धातु, लेकिन सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, सोडियम पोटेशियम क्या होते हैं, कठोर नहीं होते, इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, ये अक्सर नरम होते हैं, लेकिन हीरा को छोड़कर ये सबसे अधिक कठोर होता है हीरा। ठीक है, या लिखा, यहाँ क्या लिखा है, आघात वर्ता लिखा है, इसे पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, और ये क्या होता है, भंगुर होते हैं, ये टूट जाते नहीं बनाए जा सकते। तन्यता क्या होता है, ये बहुत अधिक तन्य होते हैं, ये तन्य नहीं होते। ठीक है, चमक क्या लिखा है, चालकता, ये विद्युत के चालक सुचालक होते हैं, विद्युत और चालक विद्युत क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन अपवाद ग्रेफाइट को छोड़कर, अब ग्रेफाइट क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरीका से आप देख लेंगे। ठीक है, ये क्या मेरा हो गया, ये मेरा हो गया भौतिक गुण। क्या हो गया मेरा, भौतिक गुण में अंतर। रासायनिक गुण में अंतर देखोगे, धातु और अधातु में हमने लिखा है, यहाँ पे लिखा है, ये क्या, धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देते हैं, अधातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, धातु धनायन बनाते हैं, अधातु ऋणायन बनाते हैं। लिखा है धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया होता क्या होता है, लिखा है क्षारीय या क्षारीय, क्षार भूमि ऑक्साइड बनाते हैं। देखो अम्ल क्या, सॉरी, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, और अधातु के ऑक्साइड क्या बनाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। याद रखे रहेगा। ठीक है, अम्ल से अभिक्रिया करने पर ये हाइड्रोजन गैस देता है, ये अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, जल के साथ लिखा है, कुछ अधातु जल से अभिक्रिया करती है, कुछ क्या करती है, जल से अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, संयोजकता क्या होता है, 1 2 या 3 होता है। ठीक है, 1 2 3 या कम होते हैं उससे। ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं, अधातु की संयोजकता 4 5 6 या 7 हो सकती है। ठीक है, बंधन लिखा है, ये प्रायः आयनिक बंधन बनाते हैं, और ये प्रायः क्या बनाते हैं, सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ कंप्लीट हो रहे हैं, इसीलिए आप ध्यान से पढ़ना है। इसे लिखा है, सल्फर की संयुक्त सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, लिखा है यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, देखो इलेक्ट्रॉनों को उनके ऊर्जा स्तरों में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, सेम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, मैं एक बार आपको समझाता हूँ, ये क्या होता है, नहीं चलो मैं इसको आगे समझा दूंगा आपको क्लियरली, मैं क्लियरली आपको आगे समझाऊंगा, आगे हमने स्लाइड में ऐड किया है। ठीक है, देखो पहले आप देखो, आपको पता है सेल क्या होते हैं, 4 सेल पढ़ा होगा, के, एल, एम और एफ। ठीक है, अब देखो सल्फर की परमाणु संख्या क्या होती है, सल्फर 16 होते हैं। ठीक है, जब आप इलेक्ट्रॉन भरते हो तो पहली कक्षा में 2 भरते हो, फिर 8 भरते हो, तो 10 आपने तो भर दिया, तो कितने बच गए, 6 बच गए ना, कितने बच गए मेरे दोस्त, 6 बच गए ना। तो देखो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 6 बच गए है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, संयुक्त सेल कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, संयुक्त सेल कहते हैं। ठीक है, तो आप बताओ इसमें जो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन हमने लिखा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख दिया, सब कुछ हमने यहाँ पे लिख दिया। नोट में लिखा है तीसरी सेल को हम संयुक्त या संयोजक कक्ष कहते हैं, संयुक्त या संयोजक कक्ष कहते हैं। ठीक है, तीसरी को, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है संयुक्त सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो संयुक्त सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला मेरा है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है, तो आपको पता, अभी हमने बताया था पीछे, हीरा होता है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। अगला क्वेश्चन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहते हैं। ठीक है, पहले पढ़ो अच्छे से, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, लिखा है परिभाषा में लिखा है, हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक हैं जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु से बने होते हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, संतृप्त, असंतृप्त, विशेष प्रकार, विशेष प्रकार एक होता है, तीसरा विशेष प्रकार जिसे हम क्या कहते हैं, एरो अरोमेटिक। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जो हाइड्रोकार्बन केवल एक बंध से जुड़ा होता है और सभी कार्बन परमाणु अपने अधिकतम हाइड्रोजन से संतृप्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण CH4, C2H6, C3H8, C3H8। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के समान सूत्र होते हैं CnH2n+2, CnH2n+2। ठीक है, विशेषता में हमने लिखा है यह केवल क्या एकल बंधन होते हैं, रासायनिक रूप से कम सक्रिय होते हैं, और समान नाम क्या होता है, एल्केन होता है। क्या होता है, एल्केन होता है। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का आपसे पूछ क्या रहा है कि सदस्यों को क्या कहा जाता है, तो सदस्यों को एल्केन कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, एल्केन कहा जाता है। तो सी इज द राइट आंसर। लेकिन मैं संतृप्त तो बता दिया, आपको असंतृप्त सब और कुछ बताता हूं। ठीक है, असंतृप्त क्या होते हैं, जो जो हाइड्रोजन में दोहरा या तीहरा बंधन हो, उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, कहते हैं इसके भी प्रकार 2 होते हैं, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। ठीक है, एल्कीन क्या होता है,
एक दो इसमें क्या होता है, दो बंधन होता है, और एल्काइन में क्या होता है, तीन बंधन होता है। कार्बन कार्बन के बीच में दो बंधन होता है, इसमें तीन बंधन। इसका समान सूत्र क्या होता है, CnH2n। तो आपसे पूछा गया एल्कीन का समान सूत्र क्या कहोगे, CnH2n। ठीक है, मतलब आप n का मान एक दो तीन कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। ठीक, उदाहरण के लिए अब C2H4 हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, इसका समान सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है। इसका क्या होता है, इसका जो है एल्काइन का जो है उदाहरण हमने लिख दिया C2H2। ठीक है, विशेष प्रकार को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक या अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये क्या होती है, बंध संरचना होती है। ठीक है, कार्बन कार्बन परमाणु से जुड़े होते बंध संरचना होती है। और एग्जांपल में याद रखेंगे बेंजीन C6H6। ठीक है, विशेषता क्या है, स्थिर और विशिष्ट रासायनिक गुण वाले ये होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इस बार। ठीक है, उम्मीद है पूछे जाने की, इसीलिए इस पे आप एक बार ध्यान दे देना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है C60। फुलेरिन, फुलेरिन को क्या कहते हैं, C16 कहते हैं ना, कि आकृति निम्नलिखित में से कैसी होती है। आपके सामने ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे फुटबॉल जैसी आकृति होती है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया है अपरूप क्या होता है। लिखा जब कोई तत्व प्राकृतिक में विभिन्न रूप में पाया जाता है, जिनके भौतिक गुण अलग होते हैं लेकिन रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, क्या कहते हैं, हम अपरूप कहते हैं। कार्बन के तीन अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। ठीक है, सबके नाम लिखा है यहाँ पे। ठीक है, हीरा का संरचना क्या होता है, दृढ़ त्रिआयामी संरचना होता है। ठीक है, और इसका ग्रेफाइट का क्या होता है, ग्रेफाइट का होता है पष्टकोणीय परतों के रूप में। ठीक है, और इसका कैसा होता है, फ्लोरीन का होता है संरचना फुटबॉल जैसी। ठीक है, कठोरता कैसा होता है, प्रकृति में सबसे कठोर होता है, ये मुलायम और चिकना होता है, ठोस लेकिन हीरो से कम कठोर होता है। ठीक है, फ्लोरीन। चालकता क्या होता है, विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब विद्युत इससे पास नहीं होते। ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं, ये क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित लिखा है, निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिक होती है। तो कॉन्सेप्ट को समझो पहले, आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी तत्वों के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसे आई से दिखाते हैं। मात्रक क्या होता है, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। ठीक है, आयनीन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक लिखा है मुख्य रूप से दो कारक। यहाँ पर मतलब आपके एग्जाम के हिसाब से यहाँ पे हम दो कारक बताए हैं। ठीक है, पहले लिखा है हमने परमाणु का आकार, दूसरा हमने लिखा है नाभिक आवेश। ठीक है, परमाणु का आकार क्या होता है, देखो लिखा है परमाणु का आकार जितना छोटा होगा, बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक के क्या होगा, उतने ही करीब होगा। नाभिक का खिंचाव ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन निकलना क्या हो जाएगा, मुश्किल होगा, है ना। इसीलिए आयनीन ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी। नाभिकीय आवेश में हमने लिखा है नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से क्या होता है, आकर्षण बढ़ता है, जिससे क्या होता है, आयनन ऊर्जा बढ़ जाता है। ठीक है, मैं इसको समझाता हूं एक बार मेरे दोस्त। ठीक है, देखो आपको मैं बताता हूँ एक बार। अब एक बात बताओ हमें कि आप ऐसा सोच के देखो एक मिनट कि आयनन ऊर्जा आपके साथ पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो साइज अगर मैं पूछूं आपसे कि अगर आपने क्या पढ़ा होगा, आपने आवर्त सारणी पढ़ा होगा ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ये जो है वर्ग नंबर 17 के इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि आवर्त सारणी में हम ऊपर से नीचे जाते हैं ना, ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है। ठीक है, परमाणु की साइज बढ़ती है या घटती है। ठीक है, तो आप इसके हिसाब से आप जवाब दे पाओगे कि इनका आंसर क्या होगा, क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा या आयोडीन होगा, जो भी होगा। ठीक है, आपको मैं एक बात बताता हूं कि इस स्लाइड पे हमने नहीं लिखा है ये सारे कॉन्सेप्ट, मैं इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैं अगले स्लाइड पे लिखा हूं। ठीक है, इसीलिए आप उसकी थोड़ी सी इंतजार करो। ठीक है, मैं अगली स्लाइड पे मैं इसको बताता हूं, उसके बाद आप इसका आंसर ऑटोमेटिकली कर पाओगे। उसके बाद आप इसका आंसर हमें कमेंट कर देना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है ऊर्ध्वाधर श्रेणी। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, आयनन ऊर्जा घटती है। क्या होती है, आयनन ऊर्जा घटती है। कारण हमें लिखा है परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो ऊपर से आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाओगे तो परमाणु का साइज क्या होता है मेरे दोस्त, बढ़ता जाता है। तो आपको बताओ बीच में क्या होता है, केंद्रक होते हैं। तो केंद्रक केंद्रक तो बीच में होते हैं, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो आपको पता है प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते रहते हैं उस पर किसका चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है। तो आपको पता है प्लस और माइनस क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। तो आप बताओ अगर साइज बढ़ता जाता है, साइज अगर बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, तो प्रोटॉन से जैसे ही दूर होता जा रहा है, प्रोटॉन से जैसे ही दूर जो होता जा रहा है, तो प्रोटॉन इस पे क्या कर ज्यादा ताकत तो नहीं लगा पाएगा। आपको मैं बता दूं कि अगर आपके पास अगर मैं आप हो, आपके जो है मान लिया एक बच्चे हैं, तो इसे आप आसानी से कंट्रोल में रख सकते हो। अगर आपके 10 बच्चे हैं तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अगर मान लिया जाए 10 बच्चे हैं, मैं ऐसा समझाता हूँ कि एक बच्चे हैं वो आपके पास है तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। अगर यही बच्चा आपसे बाहर दूर कहीं पे रह रहा है तो इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपने हिसाब से जिंदगी जिएगा, है ना। तो इस पे आप कंट्रोल आसानी से नहीं कर पाओगे, लेकिन जो आपके पास आपके साथ रहता है उसे आप आसानी से कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, ऐसा ही कॉन्सेप्ट इसमें भी है। प्रोटॉन किस बीच में होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ऊपर से नीचे जाने पर जैसे ही साइज बड़ा होते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दूर होते जाते हैं। तो क्या होता है, क्या होता जाता है, आयनिक ऊर्जा क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। ठीक है, लिखा है यहाँ पे हमने क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ता है,
क्यों आयनीन ऊर्जा ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा घटता है, क्यों घटता है? परमाणु का आकार बढ़ता है इसीलिए घटता है। अब बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं ना, तो इसलिए निकलना आसान हो जाता है। परतों के बीच स्क्रीनिंग बढ़ जाती है, स्क्रीनिंग पर मत ध्यान दो, ठीक है? अभी कंफ्यूज हो जाओगे इसीलिए, ठीक है? देखो तो यहाँ पे आपने जो पढ़ा था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो ऊपर से नीचे है ऐसे सीरीज। फ्लोरीन वर्ग नंबर 17 में फ्लोरीन पहले, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है? तो आप बताओ धीरे 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 साइज बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? बढ़ता जाएगा ना। तो आप बताओ कि लगता है इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाए। उदाहरण में लिखा है फ्लोरीन, फ्लोरीन की आयनिक ऊर्जा ज्यादा होगी, उससे कम क्लोरीन की, उससे ज्यादा ब्रोमीन, उससे कम ब्रोमीन की, उससे कम आयोडीन की। क्योंकि यहाँ पे देखो फ्लोरीन है, फिर ब्रोमीन, क्लोरीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है? तो आपसे जो पूछा जा रहा था कि निम्नलिखित में किसकी ऊर्जा कम है या ज्यादा है, जो भी क्वेश्चन था आप इस हिसाब से आंसर दे पाओगे। लेकिन देखो क्षैतिज, क्षैतिज पंक्ति में क्या होता है? क्षैतिज में समझाता हूँ। उधर समझ गए? उधर मतलब होता है ऐसे ऐसे, क्षैतिज मतलब होता है ऐसे ऐसे, ठीक है? ऐसे ऐसे। तो 7 होते हैं, आपको पता होगा। ऐसा वाला श्रेणी 7 होते हैं, उधर वाला कितना होते हैं? 18 होते हैं, ठीक है? तो देखो लिखा है बाएं से दाएं जाने पर आयनीन ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। तो आपको पता होगा बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है कि बाएं से दाएं जाने पर आयनीन ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? लिखा है परमाणु का आकार क्या होता है? छोटा होता जाता है, नाभिक का आकर्षण अधिक होता है और इलेक्ट्रॉन को निकलना क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है, इसीलिए क्या होता है? बढ़ता जाता है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, ठीक है? अब हम देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जल में हाइड्रोजन परमाणु, जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात देखो। H2O होता है, देखो तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तो अनुपात क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड में ऐसे ही पूछे तो कार्बन यहाँ पर 1 परमाणु है और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 परमाणु है, तो क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा, ठीक है? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ रहे होंगे आप। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? ठीक है, पहले मैं आप धातु धातु समझो पहले, ठीक है? लिखा है धातु की पहचान में बताओ जिसके परमाणु की बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, कहते हैं। अपवाद में लिखा है हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, ठीक है? अधातु में हमने लिखा है जिसके बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो, वे क्या होते हैं? अधातु होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है? और ऋणायन बनाते हैं, ठीक है? अब मैं देखो यहाँ पे लिखा है परमाणु संख्या, तो समझना, ठीक है? हमने लिखा है यहाँ पर एक्स, एक्स नीचे में जेड, ऊपर में देखो जेड जो होता है वो क्या होता है? वो होता है परमाणु की संख्या। और ऊपर में ए जो लिखा है वो क्या होता है? ए होता है मेरा द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है? और परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन की संख्या, ठीक है? अब देखो अच्छे से, ठीक है? यहाँ पे देखो परमाणु संख्या मेरे दोस्त कितना है? 9 है। अगर परमाणु आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा है, पहली कक्षा में आप 2 भरोगे, फिर कितना भरोगे? 8 भरोगे। 8 तो नहीं भर पाओगे, आप 7 भरोगे। क्या भरोगे? 7 भरोगे। वो 9 पुराने हैं, देखो परमाणु संख्या यहाँ पे नीचे परमाणु संख्या लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या है? आपको धातु पता करना है, तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। तो ये तो 7 है, तो एक तो किसी ना किसी से लेगा 8 बनाने के लिए, है ना? तो ये क्या हो गया? धातु नहीं हुआ, ये अधातु हो गया, ठीक है? ये देखो अगर 12 है परमाणु संख्या, तो पहले 2 भरोगे, फिर 8, 10 तो भर दिया आपने, तो कितने बच गए? 2 बच गए। तो अब बताओ ये 2 क्या करेगा मेरे दोस्त? ये 2 ये दान करेगा। क्या करेगा मेरे दोस्त? ये दान करना पड़ेगा। अगर आपको आपको 8 बचाने हैं, तो आपको क्या करना है? ये 2 को हटाने पड़ेंगे। 2 आप दान कर दोगे, इसका मतलब क्या कर रहे हो? 2 आप किसी को दे रहे हो, मतलब धनायन बना रहे हो, तो मतलब ये क्या हो जाएगा मेरा? ये मेरा हो जाएगा धातु, ठीक है? इसको चेक कर लो। 6 परमाणु संख्या है, तो पहले 2 भरोगे, फिर 4 भरोगे, फिर 4 भरोगे, तो 4 क्या करना पड़ता है? इसे लेना पड़ता है, ठीक है? सी मतलब कार्बन होता है, सॉरी मतलब 6 मतलब जिसकी परमाणु संख्या 6 होती है वो क्या हो जाता है मेरे दोस्त? कार्बन हो जाता है। तो ये बाहरी कक्षा में 4 बन रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसे क्या करना पड़ेगा? 4 इलेक्ट्रॉन और लेना पड़ेगा, इसलिए ये क्या मेरा धातु है, ठीक है? अब मैं 8 को देखता हूँ। 8 जो परमाणु संख्या नीचे में 8 ये लिखा है 8, तो मतलब ये परमाणु संख्या है ना? यहाँ पे हमने समझाया आपको, ठीक है? तो पहले 2 भरोगे, फिर 6 भरोगे। 8 तो भर दिया आपने, लेकिन बाहरी कक्षा में आपको पता होगा कि सब सब कुछ क्या चाहते हैं? क्या कहते हैं? अस्थाई होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे इसे क्या करना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी से लेना होगा, क्योंकि ये 8 बनाकर क्या चाहता है? अस्थाई में बन जाऊं, ठीक है? सब क्या चाहते हैं? अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, ठीक है? तो ये इसे 2 क्या पट करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? ये ऋणायन बना लेंगे, ठीक है? बस एक ही यही बी ऑप्शन है, वो क्या बना रहा है? धनायन बना रहा है ना? इसलिए क्या हो गया? मेरा धातु हो गया, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? पहले पहला आवर्त में 2 होता है, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18, पांचवा में 18, छठा में 32, फिर अगला में क्या होता है? 32। सबके नाम लिख दिए हैं, नाम पर भी एक बार क्या करोगे? आप ध्यान दे लोगे, ठीक है? देखा है आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज, 7 क्षैतिज मतलब ऐसा ऐसा जो रहता है, कितना रहता है? 7 रहता है, ठीक है ना? क्या रहता है? इसे हम क्या करते हैं? आवर्त कहते हैं। समूह किसे कहते हैं? जो ऐसे ऐसे खड़ा खड़ा उधर स्तंभ रहता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? समूह कहते हैं, ठीक है? या वर्ग कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 18 होती है, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने आवर्त सारणी लिख दिया। एक बार आप इसे क्या करोगे मेरे दोस्त? अच्छे से एक बार गौर करके पढ़ लोगे, ठीक है? उम्मीद करता हूँ हमारी बातों को आप समझ रहे होंगे, ठीक है? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आपको 1 मिनट, 1 मिनट मेरे पास दोस्त, 1 मिनट रुकेंगे, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है कि 1 मिनट लिखा है निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना आसान होगा, ठीक है? मैं एक बात समझाता हूँ। लिखा है मुख्य अवधारणा में हम आयनन ऊर्जा लिखे, ठीक है? लिखा किसी परमाणु के बाहरी कक्षा कोषों में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उसे हम क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा कहते हैं। पहले पिछले पढ़ चुके हैं, पीछा पढ़ चुके हैं हमने। लिखा है जिस परमाणु या आयन से इलेक्ट्रॉन निकलना जितना आसान होगा उसकी आयनन ऊर्जा की क्या होगी? उतनी कम होगी।
उतनी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो देखो, प्रभावी नाभिक आवेश क्या होता है, मैं समझाता हूँ। जैसे हम जेड से दिखाते हैं, जेड इफेक्टिव से दिखाते हैं, ठीक है। देखा, इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए सुगमता नाभिक आकर्षण पर निर्भर करता है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने लिखा है एम, एम मतलब हुआ उदासीन परमाणु, ठीक है। अगर कहीं पर आपने एन एन सोडियम लिख दिया तो वो क्या, उदासीन है ना, क्या है, उदासीन है। लिखा है इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, बराबर है। आपको पता होगा, अगर हमने एन लिखा तो परमाणु संख्या क्या होती है, 11 होती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 होते हैं और प्रोटॉन भी क्या होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बराबर होती है। इसीलिए नाभिक का खिंचाव क्या होता है, समान होता है। नाभिक समान रूप से खींचते हैं, लेकिन धनायन जो बना रहे एम प्लस और M2 प्लस M3 प्लस, जो ये ऑप्शन में लिख रखा है, जैसे जैसे परमाणु, अगर यहाँ पे प्लस प्लस लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन ये निकाल दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन ये दान कर चुका है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ये दान कर चुका है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, कम होती जा रही है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या उतनी ही है ना। इससे बाकी बचे इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का खिंचाव क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप खुद बताओ, एक आपने यहाँ पर M लिया, यहाँ पे M प्लस लिया, M2 प्लस लिया, यहाँ पर M3 प्लस लिया, ठीक है। ये तो समान रूप से इसको, इसके जो नाभिक होंगे ये समान रूप से खींचते रहेंगे, लेकिन ये आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन तो दान कर दिया, तो अब पे इसके पास क्या हो गया, M प्लस के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, कम हो गई। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी मेरे दोस्त, कम हो गई। प्रोटॉन क्या करेगा, अब कम इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, इसे ज्यादा ताकत के साथ खींचेगा। इसमें और एक इलेक्ट्रॉन कम का हो गया, तो प्रोटॉन क्या करेगा, इसे और अधिक ताकत के साथ खींचेगा। यहाँ पे एक और, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आपने दान कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन आप और आपने कम कर दिया, 2 से आपने एक ज्यादा दान कर दिया ना, तो आपने क्या कर दिया, तो आपका प्रोटॉन जो होगा क्या करेगा, आपके ऊपर ज्यादा क्या करेगा, बल से आकर्षित करेगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है, किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है, ठीक है। देखो, तो ये जो है ना, क्या हो गए ना, ये इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, इसीलिए क्या होगा, इसे खींचना मुश्किल होगा। ये क्या है, सामान्य है ना, तो इससे इसे क्या करना, खींचना आसान होगा। तो इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। आप ध्यान से देखो वीडियो, ठीक है। समझ में नहीं आ रही तो प्लीज 2 बार इसे देखो, ठीक है, कुछ समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की स्थिति, लिखा है समान समूह, लिखा है एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता क्या होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, रासायनिक गुण भी इसके क्या होते हैं, समान होते हैं। देखो, समान समूह, समूह समझते हो ना, समूह इसी सीधा से रहता है, उसे हम समूह कहते हैं ना। सीधा जो 18 पढ़े हो आपने, उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समूह कहते हैं, ठीक है। देखो, क्या होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होती है, समान होती है, इसलिए उसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। समान आवर्त के बारे में बताता हूं, लिखा है एक ही आवर्त के तत्वों के कोषों की संख्या क्या होती है, समान होती है। आपने पढ़ा है 7 ऐसे ऐसे होते हैं, तो हर एक में क्या होते हैं ना, तत्वों के सेल की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, कक्षों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। उदाहरण के लिए, दूसरे आवर्त के सभी तत्वों में 2 कोष होते हैं, एक के होगा और एक एल होगा, ठीक है। और के का आपने पढ़ा ना, KLMN होते हैं, है कि नहीं। तो आपसे ऐसा कह रहा है कि पहली कक्षा में अगर यहाँ पर अगर एक सेल है तो यहाँ भी 2 ही सेल, यहाँ पे 2 ही सेल, यहाँ भी 2 ही सेल, यहाँ ही 2 ही सेल, सब जगह 2 ही सेल होंगे, ठीक है। तो एक आवर्त में समान सेल होते हैं, ठीक है। लिखा है यहाँ पे आवर्ती प्रवृत्ति, लिखा है संयोजकता, लिखा है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 0 तक घटती है, मतलब 4 से फिर घटने लगती है, 3 2 1 0 हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर लिखा है परमाणु का आकार क्या होता है, देखो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिक आवेश बढ़ने के कारण क्या होता है, परमाणु की त्रिज्या घटती है। परमाणु की क्या, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या क्या होती है मेरे दोस्त, घटती है। पहले बड़ा हो जाएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, छोटा मतलब परमाणु की त्रिज्या क्या होगा, घटेगा। समूह में नीचे जाने पर क्या होगा, कोषों की संख्या जोड़ने के कारण आकार बढ़ता है। मतलब समूह में जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे तो यहाँ बड़ा है, फिर छोटा हो जाएगा, फिर छोटा हो जाएगा, फिर छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे लिखा है हमने, परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, घटती है। समूह में नीचे से ऊपर जाने पर के कारण आकार क्या होता है, बढ़ता है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। धात्विक गुण क्या होता है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है और अधात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। आयनन ऊर्जा क्या होता है, जो पीछे हमने बताया, सब कुछ को कंपाइल करके इकट्ठा छोटी जगह में हमने लिखा, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। बाएं से दाएं जाने पर क्या होगी, बढ़ेगी। बाएं से दाएं जाने पर क्या होगी, बढ़ी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या होगा, अधिक मजबूती से बंधे होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे, ठीक है। से पूछा जा रहा है कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल होगा, ठीक है। द्वितीय आवर्त, ठीक है, तो द्वितीय आवर्त 2 है, तो आपको पता होना, ये पहला ये दूसरा। तो पहले आवर्त में के सेल ही भरते हैं, दूसरे में कहते हैं के और एल, के और एल, के एल 2 सेल हो जाते हैं, 3 के लिए के एल और एम हो जाते हैं, और 4 के लिए के एल एम और एन हो जाते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम होगा, तो बाहरी अगर दो आवर्त है तो बाह्यतम सेल क्या कौन सा हो गया, एल वाला हो जाएगा, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। हम अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? तो पता होना चाहिए आपको। आवर्त सारणी का प्रत्येक सदस्य क्या होता है? निष्क्रिय गैस होते हैं, जिसे हम आदर्श गैस या नोबेल गैस भी कहते हैं, ठीक है। आवर्त सारणी का अंतिम सदस्य क्या होता है? निष्क्रिय गैस होता है। आवर्त सारणी के प्रत्येक तत्व के अंतिम सदस्य क्या होते हैं? निष्क्रिय गैस होते हैं, जो कि आता है वर्ग नंबर 18 में आता है, ठीक है। आपको पता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सभी 18 के ही सदस्य होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व में दो सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों को पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वह तत्व कौन सा है? ठीक है, वह तत्व कौन सा है? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन लिखा है, ठीक है। देखो, अगर दो कक्ष है तो पहला हो जाएगा के, अगला होगा एल। के में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 आते हैं। एल में कितने आते हैं? 8 आते हैं। तो कितना हो गया? 10। तो बताओ 10 किसकी परमाणु संख्या आता है? 10 किसकी परमाणु संख्या? नियोन का होता है। किसका होता है? नियोन का होता है परमाणु संख्या 10। इसका मतलब कौन सा तत्व है? वो नियोन है। आपको पता होगा, ये देखो, ये क्या है? यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों साइड चक्कर लगाते हैं। आपको पता है ये क्या होगा? मेरा पहला कक्षा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। आपको पता होगा किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला हम लगाते हैं 2n²। अगर के में निकालोगे, के कितना है? एक नंबर पे के कितना है? एक नंबर पे है, तो एक 2 गुना 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2। एल कितना हो जाएगा? 2 गुना एल, 2 नंबर, 2 कक्षा है ना, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8। फिर एम क्या हो जाएगा? 2 गुना तीसरे नंबर का कक्षा है ना, तो क्या होगा? 18। और एन कितने हो जाएंगे? 32। तो पहली कक्षा में 2 भरा था, फिर अगला में 8, फिर अगला में 18, फिर उससे अगला में क्या होता है? 32 भराते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? फार्मूला भी समझ गया आपने, कितने किसमें कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं वो भी आपने समझ गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा है? हैलोजन कितने होते हैं? वर्ग नंबर 17 में हमने आपको बताया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ठीक है, फ्लोरीन पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक और क्रियाशील तत्व है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इसे याद कर लेंगे, फ्लोरीन, ठीक है। देखा, जैसे जैसे हम समूह जो ऐसे ऐसे होते हैं, समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्रियाशीलता क्या होता है? कम होता जाता है। ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा? क्रियाशीलता कम होता जाता है। देखो, तो सबसे जो ऊपर में क्या होता है? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो देखो, ऊपर से नीचे ऐसे ही होते हैं ना, ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा? क्रियाशीलता घटता जाएगा, ठीक है। सबसे अधिक किसका हो जाता है? फ्लोरीन का हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में तत्वों को कौन सा गुण समान रहता है? ठीक है, तो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा है। देखो क्या लिखा है हमने, किसी किसी एक ही आवर्त में मौजूद सभी तत्वों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनिक कक्षाओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। इलेक्ट्रॉनिक कक्षाओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। उदाहरण लिखा है, दूसरे आवर्त के तत्व, दूसरे आवर्त कौन कौन? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन में केवल 2 कक्ष, मतलब के और एल होते हैं। इसी प्रकार तीसरे आवर्त के सभी तत्वों में 3 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 3 कक्ष होते हैं। तो आपसे पूछ रहा है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त 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 समझ रहे हो ना? आवर्त होता है तो जो ऐसे ऐसे रहते हैं, आवर्त में आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? परमाणु भार समान रहता है, परमाणु आयतन समान रहता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन समान रहता है, या कक्षाओं की संख्या समान होती है? कौन रहता है? डी इज द राइट आंसर। कक्षाओं की संख्या क्या होती है? समान। नोट हमने लिखा है, यदि आपसे पूछा जाए कि संयोजकता संयोजकता इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, तो आप याद रखेंगे, उसका उत्तर कहेंगे समूह में क्या होते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, ठीक है। समूह में क्या होते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। ये पॉइंट आप याद रखोगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है, सोने की परमाणु संख्या क्या होती है? तो आप याद रखोगे, यहाँ पे जो भी ऑप्शन है आपको मैं बताता हूँ, 20 तक आप याद करोगे। हाइड्रोजन जो जैसे भी हमने लिखा है आप इसे याद कर लोगे, एक बार देख लोगे। लोहा का 26, तांबा का 29, जिंक का 30, चांदी 47, सोना 79, पारा क्या होता है? 80, और सीसा क्या होता है? 82, और आयोडीन कितना होता है? 53। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। आप प्लीज इसे एक बार गो थ्रू, 1 से लेकर 20 तक, और ये इंपॉर्टेंट, इसे एक बार पढ़ के जाओगे आप, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है, BSI 4 संबंधित है, किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। आप याद रखेंगे, वायु प्रदूषण से है, ठीक है। भारत में जो वायु प्रदूषण होता है ना, उसे कम करने के लिए जो है ना, BSI 4 संबंधित, मतलब BSI 4 लागू किया गया था, ठीक है। लेकिन अभी भारत में चल रहा है BSVI, चल रहा है ना, 6ठा नंबर का चल रहा है अभी ये, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? ठीक है, ओजोन का सूत्र O3, तो ऑक्सीजन की परमाणु कितनी है? 3 है, तो 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत का ह्रास मुक्ति किसके द्वारा होता है? तो याद रखेंगे, CFC के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। लिखा है हमने, ओजोन परत क्या है? लिखा है हमने, ओजोन गैस O3 की एक परत पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। यह परत सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरण, है ना, वो क्या करता है? सोख लेता है, जिसे पृथ्वी तक पहुंचने में क्या करता है? रोकता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? आप याद रखेंगे, गैसों का क्या होता है? विनिमय और वाष्पोत्सर्जन इसका मुख्य कार्य होता है। हमने लिखा है यहाँ पे, रंध्र का मुख्य कार्य लिखा है। बिहार बोर्ड की परीक्षा में अक्सर रंध्र के कार्यों के बारे में पूछा जाता है, तो हमने यहाँ पे लिखा है, पहला काम क्या करता है? ये गैसों का आदान प्रदान करता है। दूसरा काम क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन करता है। तीसरा काम क्या करता है? जल का संतुलन करता है, ठीक है। 3 काम मुख्य रूप से करता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना, ये रंध्र के द्वारा ही होता है। वाष्पोत्सर्जन मतलब होता है पौधों में मौजूद अतिरिक्त जल वाष्प के रूप में रंध्रों के द्वारा निकलना। यह प्रक्रिया पौधे तापमान को नियंत्रित करने की मदद करती है, ठीक है। जल संतुलन, रंध्रों में खुलने और बंद होने से पौधे अपने शरीर में पानी की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। रंध्र की संरचना लिखा है, एक रंध्र मुख्य रूप से निम्नलिखित भागों में बटा है। 2 भाग, एक होता है द्वार कोशिका, एक होता है द्वार कोशिका, लिखा है यहाँ पे हमने।
रंध्र के छिद्र के दोनों ओर सेम के बीज के आकार की दो कोशिकाएं होती, देखो लिखा है, दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, आकार की दो कोशिकाएं होती है। अगला क्या होता है, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, लिखा है द्वार कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। आप हमारी बातों को समझ रहे हो, ये इमेज को आप याद रखना, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है बनाने के लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला मेरा क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 क्या होता है, CO2 कितना परसेंट है, 0.03% है, 0.03% है, इज द राइट आंसर, ठीक है, वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन है, कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है, तो आप याद रखेंगे आहार नाल का हिस्सा, किसका है, आहार नाल का। यहाँ पे हमने लिखा है कृमि रूप परिशेषिका क्या है, लिखा है एक छोटी उंगली जैसी नली के आकार की संरचना होती है जो हमारी बड़ी आंत की शुरुआती हिस्से सीकम, बड़ी आंत की शुरुआती क्या होता है, सीकम, सीकम से जुड़ी होती है, क्या होती है, सीकम से जुड़ी होती है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरा, प्रकाश की ओर प्ररोह क्या कहलाता है, प्रकाशनुवर्तन कहलाता है, डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे हमने सब कुछ लिखा है। प्रकाशनुवर्तन क्या होता है, परिभाषा हमने लिखा है, जब पौधे का कोई प्रकाश की दिशा में या उसके विपरीत दिशा में गति करता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशनुवर्तन कहते हैं, ठीक है। पौधे का तना है ना, हमेशा क्या कहते हैं, प्रकाश की ओर गति करता है, इसे हम धनात्मक प्रकाशनुवर्तन भी कहते हैं, ठीक है। गुरुत्वानुवर्तन मतलब पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होने वाली गति, ठीक है। उदाहरण में लिखा है पौधे की जड़ें हमेशा क्या नीचे की ओर जाती है ना, इसमें धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन वर्तन और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन भी होता है, ठीक है। जलानुवर्तन क्या होता है, परिभाषा में लिखा है जल की उपस्थिति या नमी में के प्रति होने वाले पौधे की गति को क्या कहते हैं, जलानुवर्तन कहते हैं। उदाहरण लिखा है जल पानी की तलाश में उसी दिशा में मुड़ जाती है जहां नमी अधिक होती है, ठीक है। रसायनुवर्तन क्या होता है, रसायनानुवर्तन क्या होता है, रासायनिक पदार्थ के प्रति होने वाली गति को क्या कहते हैं, रसायनुवर्तन कहते हैं, ठीक है। उदाहरण हमने इसका भी लिख दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ हमारी बातों को समझ रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, मेरे दोस्त थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ तो प्लीज कॉपरेट करना आप, क्योंकि आपके एग्जाम नजदीक है, करवाने बहुत सारे हैं, इसीलिए मैं स्पीड के साथ चल रहा हूँ, आपको रिवीजन के पर्पज से मैं करवा रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा स्पीड रखना पड़ता है। अगला लिखा है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, कहाँ होती है, इसमें 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 किसमें होती है, तो हमने लिखा है प्रकाश संश्लेषण क्या है, लिखा है यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और भूमि से जल लेते हैं और क्या करते हैं, अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। देखो सी, आप ये रिएक्शन याद रखना, ठीक है। 6CO2 प्लस 12H2O बनाता है क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है, C6H12O6 और 6H2O प्लस O2 6O2 बनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, याद रखोगे, ठीक है। देखा प्रकाश संश्लेषण दो चरणों में क्या होते हैं, मुख्य दो चरण है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण पूरी तरह दो चरण में होते हैं। पहला होता है प्रकाशीय अभिक्रिया, एक होता है अप्रकाशीय अभिक्रिया, मतलब एक प्रकाश में होता है, एक अप्रकाश में होता है, ठीक है। नाम प्रकाश अभिक्रिया का नाम क्या होता है, हिल अभिक्रिया भी कहते हैं, और अप्रकाशीय अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, केल्विन चक्र भी कहते हैं, ठीक है। और ये प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है। ये क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में होता है। आप खुद बताओ कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण में कहाँ होता है, तो प्रकाश वाला अभिक्रिया कहाँ होता है, प्रकाश संश्लेषण ग्रेना में होता है, मतलब बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका मुख्य कार्य हमने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया, आप एक बार इसे पढ़ लोगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, गुर्दों में उपस्थित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित कहाँ होती है, तो आप याद रखोगे मूत्राशय में होती है, कहाँ होती है, मूत्राशय में होती है, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है, आम, हाइड्रिला, नाशपाती, कनेल, तो आप याद रखेंगे हाइड्रिला में क्या होता है, रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है। क्यों रहते हैं, क्योंकि ये जल में पाया जाता है, क्यों ये जल में पाया जाता है, हाइड्रिला कहाँ पाया जाता है, जल में पाया जाता है, इसलिए इसमें क्या होते हैं, रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग है, ग्रहणी किसका भाग है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है छोटी आंत और उसके भाग, लिखा है छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, याद रखेंगे, सब कुछ पूछे जाता है आपके एग्जाम में, जहां भोजन का क्या होता है, पूर्ण पाचन, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। इससे तीन भाग होते हैं, एक होता है ग्रहणी, एक होता है जिजुनम, एक होता है इलियम, या इसे हम ये भी इंग्लिश में कहते हैं डेडुनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। अब याद रखेंगे यह छोटी आंत की सबसे ऊपरी ऊपरी और सी आकार का भाग है। अमाशय से निकलने वाले आधा पचा हुआ भोजन सबसे पहले यही पहुंचता है, ठीक है। जेजुनम में है यह मध्य भाग है जहां पाचन की प्रक्रिया जारी रहती है, और इलियम यह अंतिम भाग है जहां पचे हुए भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने सब कुछ लिखा, देखो मुख गुहा, देखो अंग का नाम, यहाँ पे मुख भाग, उसका कार्य क्या है, देखो मुख गुहा, मुख गुहा, मुख गुहा में क्या सब आता है, दांत, जीभ, लार, ग्रंथि आता है। अमाशय में क्या आता है, अमाशय के तीन भाग होते हैं, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक, ठीक है। बड़ी आंत का मुख्य भाग कितने होता है, सीकम, कोलन और मलाशय, ठीक है। सबके कार्य हमने यहाँ पे लिखा, एक बार आप इसे पढ़ लोगे, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे मेरे दोस्त, ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना, उस टाइम आप फंसोगे, इसीलिए प्लीज मैं करवा रहा हूँ, तो इसे ध्यानपूर्वक आप कर लो, ठीक है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं जाएंगे, आप धैर्य के साथ पढ़ो बस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखा किनमन पाई जाती है, अमीबा, इस्ट, हाइड्रिला और इनमें से कोई नहीं। देखो इस्ट लिखा है, इस्ट में किनमन, इस्ट में किनमन, तो अब यह इस तरीका से किनमन कहाँ पाया जाता है, इस्ट में पाया जाता है, ठीक है। लिखा है इस्ट एक क्या है, एक कोशिकीय कवक है। यह इस्ट ग्लूकोज का अपघटन करता है, क्या करता है, ग्लूकोज का अपघटन करता है, ग्लूकोज लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करता है, बना क्या देता है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ ऊर्जा देता है, लेकिन कम मात्रा में देता है, ठीक है। इसका उपयोग मतलब ईस्ट का उपयोग कहाँ करते हैं, किण्वन
जो होता है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? शराब और पावरोटी बनाने के उद्योग में हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखा है। ठीक है, ऑक्सीजन लिखा है, वायवीय श्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और ये क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऊर्जा लिखा है, इसमें 38 एटीपी ऊर्जा निकलता है, इसमें 2 एटीपी ऊर्जा निकलता है। अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड जल होता है, इसका अंतिम उत्पाद एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल और CO2 होता है। ठीक है, ये कहाँ होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव में होता है, ये केवल कोशिका द्रव में होता है। अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ हमारी बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन रात, दिन और रात दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है। सूर्य का प्रकाश कब मिलता है? दिन में ही मिलता है, इसलिए इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ठीक है, यहाँ पे मछली का श्वसन अंग गिल्स या गलफड़े होते हैं, कीट का श्वसन अंग ट्रेकिया या श्वास नली होता है, ह्यूमन का फेफड़ा होता है, मनुष्य का जिसे बोलते हैं, केचुआ का क्या होता है? नम त्वचा। अब क्या होता है? कीट का होता है, किसका होता है? एक मिनट मेरे दोस्त, आपसे पूछा क्या जा रहा है? हेड्री ट्रेकिया किसका होता है? तो कीट का लिखा है ट्रेकिया, कीट का लिखा क्या है? ट्रेकिया। ठीक है, तो आप इस ऑप्शन में से एक लगा सकते हो, कॉकरोच, पाइला, स्टारफिश या हाइड्रा, किसका होता है? एक बार सोच के आप इसका आंसर करोगे हमें। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट हमने बताया, वो देख लेना। ठीक है, मैं इसकी ये क्वेश्चन पीछे भी करवा चुका हूँ। ठीक है, फिर इसीलिए इसका आंसर आप हमें खुद करना। ठीक है, ये हमने एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया, वो भी आप ध्यान रखना, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, तो जो भी अभिक्रिया है उपचयन अभिक्रिया होता है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझो, लिखो भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया क्यों है? लिखा है, जब हम भोजन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड टूटकर ग्लूकोज में बदल जाता है। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करता है? ऊर्जा पैदा करता है। चूंकि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, इसलिए क्या है? उपचयन अभिक्रिया है। तो आप क्या नहीं देखा, आपने क्या देखा कि ग्लूकोज, कार्बन लिखा है, क्या लिखा है? जब हम भोजन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड टूटकर ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से संयोग करके हमें ऊर्जा देता है। हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन। और ऑक्सीजन का घटना या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपचयन हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अगले कॉन्सेप्ट चलते हैं, गार्ड कोशिका कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो आप याद रखेंगे, भीतरी भित्ति जो होती है ना, भीतरी जो भित्ति होती है वो क्या होती है? मोटी होती है। ठीक है, अंदर की भित्ति जो होती है वो क्या होती है मेरे दोस्त? मोटी होती है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है, परिशेषिका किसका हिस्सा? अभी आपने पढ़ा आहार नाल का हिस्सा है, आहार नाल का हिस्सा है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। सब कुछ इसका रीजन मैं पीछे बता चुका हूँ, इसीलिए यहाँ पे हमने नहीं बताया कितने कोष्ठ होते हैं। 4 कोष्ठ होते हैं, आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन हेट्रो क्राइन ग्रंथि है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो। लिखा है, हेट्रोक्राइन ग्रंथि कोई क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि, वैसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह के कार्य करते हैं ना। ठीक है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह के कार्य करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है वृषण क्यों, देखो यहाँ पे लिखा है वायस्रावी ग्रंथि, यह शुक्राणु उत्पन्न करता है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि में लिखा है यह टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन क्या करता है? स्रावित करता है। बाह्य स्रावी में क्या क्या करता है? देखो ये जो हमें विषण जो है बाह्य स्रावी के रूप में शुक्राणु निकालता है और अंतःस्रावी के रूप में टेस्टोस्टेरोन निकालता है, मतलब मेल में। ठीक है, अन्य उदाहरण में लिखा है अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशय भी क्या है? एक हेस्ट्रोक्राइन ग्रंथि है। ठीक है, विकल्पों का विश्लेषण में लिखा है, पिट्यूटरी और थायराइड केवल अंतःस्रावी है, जबकि यकृत मुख्य रूप से बाह्य स्रावत की तरह कार्य करता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखोगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है ग्रंथि, स्थान, हार्मोन, मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, देखो प्यूटरी ग्रंथि या जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं, वो मस्तिष्क के आधार पर मस्तिष्क से निकलते हैं। ठीक है, हार्मोन कौन सा निकलता है? वृद्धि हार्मोन। ठीक है, मुख्य कार्य क्या है? इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, यह शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक है, थायराइड, थायराइड ग्रंथि गले में होता है। ठीक है, श्वास नली में पाया जाता है। ठीक है, इसे कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन निकलता है। ठीक है, थायरॉक्सिन निकलता है। ठीक है, ये क्या करता है? घेंगा रोग को नियंत्रित करता है। ठीक है, घेंगा रोग को क्या करता है? नियंत्रित करता है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, लिखा है अतिवृक्क, अतिवृक्क क्या होता है? वृक्क के ऊपर पाया जाता है, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रीनेलिन निकलता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? लड़ो या उरो, लड़ो या उरो हार्मोन कहते हैं। यह आपातकाल में हृदय की धड़कन को क्या करता है? रक्तचाप को बढ़ा देता है। ठीक है, यही ये जो हार्मोन बढ़ा देता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पहले कॉन्सेप्ट में समझा दो, मिश्रित या हेट्रोक्लाइन ग्रंथि के बारे में। ये ग्रंथि अंत और बाह्य स्रावी दोनों का काम करती है। ठीक है, अग्नाशय जो है यह इंसुलिन हार्मोन बनाता है, जो रक्त में शर्करा के असर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसी के कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है, याद रखेंगे। वृषण के बारे में, यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है, जो जो पुरुष में क्या होता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे दाढ़ी मूछ का विकास करता है। ठीक है, और अंडाशय, अंडाशय जो फीमेल में पाया जाता है, यह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाता है, जो महिलाओं में प्रजनन क्षमता और लक्षणों को क्या करता है? नियंत्रित करता है।
पादप हार्मोन के बारे में हम लिखा है, कुछ पादप हार्मोन भी हमने बता दिया। ऑक्सीन, ऑक्सीन क्या करता है, पौधों की लंबाई को बढ़ाने में सहायता करता है। जिबरेलिन क्या करता है, तने की वृद्धि और बीज की अंकुरता को सहायक करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। और एब्सेसिक अम्ल क्या करता है, यह वृद्धि को रोकता है, जैसे पत्तियों को मुरझाना। ठीक है, पत्तियों को मुरझाना किसके कारण होता है, एब्सेसिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अगला मेरा है, निम्न में लिखा है, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है, ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे हार्मोन, ग्रंथि, मुख्य कार्य। ठीक है, एड्रिनल के बारे में बताया था, एड्रिनल क्या था, लरो उड़ो हार्मोन। यहाँ क्या लिखा है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन देखिए, एस्ट्रोजन कहां से निकलता है, अंडा से, अंडा से मतलब फीमेल से निकलता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन कृष्ण से निकलता है, मतलब मेल से, या नर का लिंग हार्मोन है, नर के लिंग हार्मोन से निकलता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। इंसुलिन कहां से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, यही चीनी बीमारी को क्या करता है, संतुलित करता है। ठीक है, इंसुलिन। हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। तो अब याद रखेंगे, हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है। यहाँ पे रासायनिक दूध लिखा हमने, हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है क्योंकि ये शरीर के एक हिस्से में उत्पन्न होते हैं और रक्त के माध्यम से दूसरे हिस्से तक सूचना पहुंचाते हैं। यह कोशिकाओं के बीच सूचनाओं का स्थानांतरण कर शारीरिक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, यहाँ पे हमने हार्मोन, ग्रंथि और कार्य लिखा है। वृद्धि हार्मोन किसे कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है, पिट्यूटरी है। थायरॉक्सिन कहां से निकलते हैं, ग्रंथि थायराइड ग्रंथि से निकलता है। इंसुलिन कहां से निकलता है, अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। एड्रिनल कहां से निकलता है, एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। टेस्टोस्टेरोन कहां से निकलता है, वृषण मतलब जो नर, वृषण से निकलता है, जो नर में पाया जाता है। एस्ट्रोजन कहां से निकलता है, अंडाशय से निकलता है, जो मादा में पाया जाता है। उसके सब कुछ के कार्य हमने यहाँ पे क्या कर दिए हैं, लिख दिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते, लिखा है कॉर्पस, कॉर्पस ल्यू, कॉर्पस, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन कौन सा है। ठीक है, कौन सा है, लिखा पे, यहाँ पे लिखा हमने कॉर्पस ल्यूटियम क्या है। लिखा, जब महिलाओं के शरीर में अंडाशय से अंडा बाहर निकल जाता है, इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। ठीक है, जो अंडा के पीछे बची हुई खाली पुटिका, पुटिका एक अस्थायी ग्रंथि में बदल जाती है, इसी संरचना को क्या कहते हैं हम, कॉर्पस, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ठीक है, मुख्य हार्मोन क्या निकालता है, प्रोजेस्टेरोन निकालता है। मुख्य हार्मोन कौन सा निकालता है, प्रोजेस्टो हार्मोन निकालता है। लिखा है कॉर्पस ल्यूटियम मुख्य रूप से जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को साबित करता है। इसका मुख्य कार्य गर्भाशय की दीवार को मोटा और तैयार करना है, ताकि यदि गर्भधारण हो तो भ्रूण और सुरक्षित रूप से चिपक सके। इसीलिए इसे प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। आप याद रखेंगे, प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। यह अम्ल या अल्प मात्रा में एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन भी स्रावित करता है, लेकिन मुख्य रूप से क्या करता है, आप याद रखेंगे, मुख्य रूप से प्रोजेस्टेरोन करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन का भाग कौन सा है, तो आपको पता होगा, हीमोग्लोबिन। रक्त लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। ये सब मैं पीछे भी करवा चुका हूं आपको। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन संरक्षण करता है। लिखा है यहाँ पे, पहले कॉन्सेप्ट देखो। लिखा है, मनुष्य मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं जो प्रत्येक विशिष्ट कार्य करते हैं। अग्र मस्तिष्क, ठीक है, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा और जटिल भाग है। इसमें प्रमस्तिष्क शामिल होता है। कार्य क्या है, सोचने, तर्क करने और याददाश्त और भावनाओं का केंद्र है ये। ठीक है, इंद्रिया नियंत्रण, ये किसको नियंत्रित, यह देखना, सुनना और सूंघना जैसी सूचनाओं क्या करता है, ग्रहण और संसाधित करता है। ठीक है, मध्य मस्तिष्क क्या करता है, यह अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच एक छोटे पुल की तरह कार्य करता है। इसका कार्य क्या है, मुख्य रूप से अनैच्छिक क्रियाओं, अनैच्छिक जैसे सिर गर्दन की प्रतिवर्ती क्रियाएं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यह देखने और सुनने की उत्तेजनाओं को प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। ठीक है, पश्च मस्तिष्क क्या करता है, इसे तीन पश्च मस्तिष्क के मुख्य 3 हिस्से होते हैं, अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, पॉन्स और मेडुला, मेडुला। तो अनुमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क क्या कर, देखो यही वह भाग है जो हमारे प्रश्न में क्या है, उत्तर है ना। देखो लिखा है, कार्य क्या है, यह क्या करता है, शरीर के संतुलन और मुद्रा को बनाए रखता है। उदाहरण के लिए, यदि सीधी रेखा में चलना है, साइकिल चलाना है या पेंसिल उठाना है, इसी में क्या करता है, मदद में, इसी की मदद से क्या है, संभव है। मेडुला, मेडुला क्या करता है, यह अनैच्छिक क्रिया जो आपकी इच्छा से नहीं होता है ना, जो आपकी इच्छा से नहीं, जैसे छींक आ गई है ना, आपके धड़कन चल रहे हैं, ये सब क्या है, अनिच्छिक क्रिया है ना। ये रक्तचाप, लार आना और वमन मतलब उल्टी आना को क्या करते हैं, नियंत्रित मेडुला ही करता है। पॉन्स क्या होता है, यह श्वसन के नियंत्रण में सहायता करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ हमारी बातों को समझ रहे होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुमस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है, अनुमस्तिष्क हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन है, लिखा है, मानव में नर जनन ग्रंथि कौन सा है, वृषण, अधिवृषण, शुक्राणु, जो भी है, देखो वृषण इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन अभी पीछे भी हमने करवाया था, कॉन्सेप्ट में ही हम सब कुछ करवा देते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान से आप इसे देखो। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला है, बीज विकसित होता है, बीज कहाँ विकसित होता है। ठीक है, बीज प्रागकोश में, अंडाशय में, पुंकेसर में, बीजांड में, कहाँ होता है, बीजांड में होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु कहाँ निषेचित होता है, आपको पता होगा, फिलोपियन ट्यूब में होता है, फिलोपियन नली में होता है। पीछे भी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, इसलिए जो
हमने कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए डाले हैं, इसीलिए आप इसे प्रैक्टिस की नजर से देखिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फूल में नर जनन अंग क्या है? तो यहाँ पे हमने लिख दिया है सब कुछ। पुंकेसर या फूल का नर नर हिस्सा है। पुंकेसर क्या है? फूल का नर हिस्सा है। इसके दो भाग होते हैं, परागकोश और तंतु। इसमें दो भाग होते हैं, एक होता है परागकोश, एक होता है तंतु। अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका, ये तीनों मिलकर स्त्री केसर बनाते हैं, जो फूलों का क्या है? मादा भाग है। फूलों का मादा भाग पूछे तो क्या कहोगे आप? स्त्री केसर। फूलों का मादा भाग पूछे, मतलब फीमेल का भाग पूछे तो क्या कहोगे? स्त्री केसर। और मेल का भाग पूछे तो आप क्या कहोगे? पुंकेसर कहोगे। मतलब इज द राइट आंसर। हम अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में किसमें विखंडन नहीं होता? विखंडन क्या होता है? देखो लिखा, विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें एक एक कोशिका वाले जीव दो या दो से अधिक नई कोशिका में विभाजित हो जाते हैं। द्विखंडन क्या होता है? जब एक कोशिका दो बराबर भागों में बढ़ जाती है, उसे क्या कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं। एग्जाम्पल, पेरामीशियम ऐसा काम करता है, अमीबा, पेरामीशियम और यूग्लिना ऐसा काम करता है। बहुखंडन क्या होता है? जब एक कोश के कई संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाए, जैसे प्लाज्मोडियम क्या कहते हैं? एक से अनेक बना लेते हैं, ठीक है। इष्ट में प्रजनन कैसे होता है? देखो, इष्ट में द्विखंडन नहीं होता। इष्ट में क्या होता है? द्विखंडन नहीं होता, बल्कि इसमें क्या होता है? मुकुलन होता है। इष्ट किसके द्वारा जनन करता है? मुकुलन के द्वारा जनन करता है। मुकुलन क्या है? देखो, इसमें जीवों के शरीर से एक छोटा उभार निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मुकुलन या बड कहते हैं। मुकुलन क्या कहते हैं? बड कहते हैं। यह बड धीरे धीरे बड़ा होता है और अंतः जी, जनक जीवन से अलग होकर एक नया स्वतंत्र जीव बन जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? विखंडन नहीं होता। तो इसके आधार पर आप क्या करोगे मेरे दोस्त? इसका आंसर आप चूज करके हमें बताओ, कमेंट करके प्लीज जरूर बताना, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे लिखा है, द ओरिजिन स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था? यहाँ पे ऑप्शन लिखा है द, किसने लिखा था? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा था? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा था? चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। किसने लिखा था? चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। और हमने दो और हमने बता दिया, उसे भी आप क्या करोगे? एक बार पढ़ लोगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने अनुशोध में प्रयोग किए गए पौधे का उपयोग कौन सा पौधा उपयोग किया था? मेंडल ने अपने अनुवांशिकी के प्रयोग में, तो आप याद रखेंगे मटर का पौधे का उपयोग किया था। सी इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, कौन सा लेंस होता है? तल अवतल जो भी होता है। देखो, पहले मैं यहाँ पे कुछ बातें आपको समझाता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस, इसमें जो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। उत्तल लेंस के बारे में मैं कुछ बोल, देखो, उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब की संक्षिप्त स्थिति, ठीक है। देखो, अगर एफ के अंदर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। एफ और 2F के बीच हो तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा। 2F पर हो, वस्तु 2F पर हो तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और समान साइज का बनेगा। 2F से परे, मतलब 2F से बाहर हो तो क्या होगा? प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है? उत्तल लेंस का उपयोग लिख दिया, ठीक है। उत्तल लेंस का क्या होता है? आवर्धन शीशा के रूप में उपयोग होता है। कैमरा में होता है, सूक्ष्मदर्शी में होता है, दूरबीन में होता है, प्रोजेक्टर में होता है, मानव नेत्र, मतलब मानव नेत्र में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। और चश्मे में भी होता है, ठीक है। लिखा है, चश्मे में क्या करता है? दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उत्तल लेंस के उपयोग सारे बता दिए, ठीक है। एक बार आप इसे क्या करोगे? पढ़ लोगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस का कोई मात्रक नहीं होता। लेंस की आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। ये क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। हमने लिखा है यहाँ पे आवर्धन क्या होता है? लिखा है, लेंस द्वारा बने बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और उसकी वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन। आवर्धन को हम एम से दिखाते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। या लेंस के लिए दूरी सूत्र के हिसाब से फॉर्मूला क्या हो जाता है? एम बराबर वी बटे यू। वी मतलब प्रतिबिंब की दूरी, यू मतलब वस्तु की दूरी, ठीक है। लेकिन अगर यही अगर आवर्धन आपसे दर्पण में पूछेगा तो क्या कहोगे? माइनस का यू बटे वी, ठीक है। अब देखो, ऋणात्मक मान, मगर मान लिया जाए आवर्धन का माइनस मान है, क्या बताता है? यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। और आवर्धन का मान धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब क्या होगा? वो आभासी और क्या होगा? सीधा होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, माइनस अगर होगा तो वास्तविक और उल्टा, और धनात्मक अगर होगा मतलब प्लस होगा तो आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ठीक है, किस दर्पण में? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। देखो, पहले यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, ठीक है। देखो, दर्पण के प्रकार, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति। लिखा है, उत्तल लेंस में हमेशा छोटा प्रतिबिंब, हमेशा कैसा बनता है? छोटा प्रतिबिंब। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा, ठीक है। अवतल लेंस, छोटा, बड़ा या बराबर, ठीक है। छोटा, बड़ा या बराबर तीनों बन सकते हैं, ठीक है। समतल दर्पण में हमेशा क्या होता है? हमेशा समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो आप कौन सा लगा दोगे? उत्तल दर्पण लगा दोगे, ठीक है। सब कुछ हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। मतलब प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया, उसे भी आप क्या करोगे? पढ़ लोगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है मेरे दोस्त? अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है, ठीक है। अगर वक्रता, आपसे वक्रता त्रिज्या पूछे वो भी क्या कहोगे? आप अनंत कहोगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, ठीक है। देखो, लिखा है लेंस की क्षमता क्या होती है। देखो, बिहार बोर्ड में पसंदीदा टॉपिक है, आगे मैं समझाता हूँ इसे, ठीक है। परिभाषा का, किसी लेंस की प्रकाश किरणों को मोड़ने मोड़ने की क्षमता क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। जहां तक इसे इस मतलब ये भी कह सकते हैं, यह
फोकस दूरी का क्या होती है? व्युत्क्रम व्युत्क्रम होता है। क्या होता है? फोकस दूरी की क्या होती है? व्युत्क्रम होती है। मतलब पी बराबर शक्ति को, लेंस की क्षमता को हम पी से दिखाते हैं। पी बराबर क्या हो जाता है? 1/f हो जाता है। लेकिन एफ किसमें होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। ठीक है, लिखा है क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है? डायोप्टर होता है जिसे हम डी से दिखाते हैं। ठीक है, चीन परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस उत्तल लेंस लिखा है, इसका क्षमता क्या होता है? धनात्मक होता है। और अवतल लेंस का क्षमता क्या होता है मेरे दोस्त? ऋणात्मक होता है। ये पॉइंट को आप याद रखेंगे। हाँ, इसी का उल्टा हो जाता है दर्पण में, इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है दर्पण में। ठीक है, इसका उल्टा हो जाता है दर्पण में। आप ये बात को याद रखोगे। ठीक है, लेकिन मैं इसका एक बात और बताता हूँ। देखो, आप बताओ डी बराबर 1/f होता है मीटर में, है ना? तो आप बताओ 1/मीटर, मीटर जैसे ऊपर जाएगा तो इसे ऐसे ही करोगे, मीटर के पावर -1 लिखोगे ना, बस सॉरी ऐसे लिखोगे, मीटर मीटर के पावर 1 लिखोगे। तो आप डायोप्टर आपसे पूछे तो कभी भी कह सकते हो क्या होता है? मीटर के पावर -1 के क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। ठीक है, मतलब इसे हम कहते हैं प्रति मीटर। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? प्रति मीटर। क्या कहते हैं? प्रति मीटर। तो डायोप्टर किसके बराबर होता है? प्रति मीटर के बराबर होता है। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरा, कुछ यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट मात्रक लिखे हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत आवेश का कूलाम। विभवांतर या विभव का मात्रक वोल्ट। प्रतिरोध का मात्रक ओम। प्रतिरोधक का मात्रक ओम मीटर। विद्युत शक्ति का मतलब वाट। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक कौन सा होता है? किलो वाट घंटा, या हम उसी को हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। ये बात आप याद रखोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो एम्पेयर जो होता है, विद्युत का हमारा एम्पेयर जो होता है कूलाम प्रति सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, ये देखोगे वोल्ट जो होता है जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। ठीक है, और वाट जो होता है जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है, निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? आपको पता है किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ठीक है, तो आप इसे पहले एक बार देखो, उसके बाद इसका आंसर करो। ठीक है, देखो विशेषता, लेंस अवतल लेंस, उत्तल लेंस, सॉरी अवतल लेंस। ठीक है, आकार क्या होता है? बीच में मोटा और किनारे क्या होता है? पतला होता है। ये क्या होता है? बीच में पतला और किनारे क्या होता है? मोटा होता है। प्रकृति का इसे हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि यह किनारे को क्या करता है? सिकुड़ता है, किरणों को सिकुड़ता है। इसे हम अपसारी अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। फोकस क्या होता है? हमेशा धनात्मक होता है। इसका फोकस हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो आप खुद बताओ क्षमता इसका क्या? अगर फोकस अगर मान लिया जाए फोकस अगर धनात्मक है तो क्षमता भी धनात्मक हो जाएगा। फोकस अगर ऋणात्मक है तो क्षमता भी ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, उपयोग क्या होता है? उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष के निवारण में, और जो है अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण में। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस फोकस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो क्या लगा? उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो आपको पता होगा, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को क्या करता है? एक बिंदु पर क्या करता है? अभिसरित कर देता है। एक बिंदु पर क्या कर देता है? अभिसरित कर देता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। ठीक है, आपको अगर डायग्राम बनाना हो तो ऐसे करके अवतल लेंस बनाते हैं, आपको पता होगा। ये प्रधान अक्ष होते हैं, मुख्य अक्ष से समांतर आते हैं, क्या होते हैं? एक बिंदु पर आके क्या होते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं। एक बिंदु पर क्या होते हैं? प्रकाश की किरणें इकट्ठा हो जाती है। अगर समांतर प्रकाश की किरणें आती है तो एक बिंदु पर क्या हो जाती है? इकट्ठा, मतलब फोकस पे क्या हो जाती है? वो इकट्ठा हो जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं? इसे हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा हमने, अवतल दर्पण के उपयोग सेविंग दर्पण में करते हैं, दांत चिकित्सा में करते हैं, वाहन की हेडलाइट में करते हैं, टॉर्च और सर्चलाइट में करते हैं, सोलर कुकर में करते हैं, और परावर्तक दूरबीन में भी हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ कुछ बातें हमने लिखा, मन हो तो पढ़ लेना, नहीं मन हो तो कोई इंपॉर्टेंट खास है नहीं। लेकिन आपसे उपयोग पूछते हैं, अवतल दर्पण के उपयोग लिखे तो आप ऐसे करके पॉइंट बाय पॉइंट लिख दोगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मतलब एफ और आर में संबंध बताना। आपको पता होगा कि आपने पढ़ा होगा, एफ बराबर क्या होता है? आर बट्टा टू होता है। यही होता है ना। फोकस दूरी क्या होती है? वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। या ये भी कह सकते हैं, अगर मान लीजिए दो को हम इधर कह दें तो क्या हो जाएगा? 2f बराबर आर। ये भी कह सकते हैं वक्ता त्रिज्या जो होती है, या क्या होती है? फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या दे रहा है यहाँ पे। ये क्या दे रखा है? ये क्या है हमारा? आर बराबर 2f। देखो आर बराबर 2f, अभी आपने पढ़ा था एफ बराबर आर बटे टू। दो इधर करेंगे तो 2f बराबर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन। लेंस का आवर्धन क्या होता है? भी बट्टे यू होता है। यही दर्पण में पूछेगा तो माइनस का भी बट्टे यू हो जाएगा। अभी हमने आपको पीछे बताया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेंस की मुख्य फोकस कितनी होती है? दो होती है, आप याद रखेंगे। ठीक है, दो फोकस होती है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस प्लस में है तो दर्पण कौन सा है? तो आपको पता होगा फोकस, देखो अवतल दर्पण का फोकस तो इस साइड होता है, फोकस इधर होता है, लेफ्ट हैंड में होता है। लेकिन यही अगर मान लिया जाए उत्तल उत्तल दर्पण है, इसका फोकस इस साइड होता है, मतलब राइट हैंड में होता है। तो चिन्ह परिपाटी पता है, इधर हम प्लस में लेते हैं, इधर हम माइनस में, ऊपर हम प्लस में, नीचे हम माइनस में लेते हैं। तो इस साइड प्लस में हो रहा है, मतलब ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण है। तो किसका प्लस में? प्लस दे रहा है ना, चिन्ह क्या सा दे रहा है? प्लस दे रहा है, तो दर्पण कौन सा हो जाएगा मेरा? अवतल, सॉरी उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगली क्वेश्चन में बताते हैं। तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना का उदाहरण है? ठीक है, पहले देखो पढ़ो। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन भी पीछे करवा चुका हूं। ठीक है, एक बार मैं फिर से करवाता हूं। लिखा है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपने मूल पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश अपवर्तन समझ में आ गया। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रथम नियम होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में। तो दूसरा नियम क्या होता है? जिसे हम स्लेन का नियम कहते हैं। क्या किन्हीं दो माध्यमों के आपतन कोण की ज्या विशेष, मतलब
माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या जिसे हम साइन आई कहते हैं और अपवर्तन कोण की ज्या जिसे हम साइन आर कहते हैं, अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है। मतलब साइन आई बटा साइन आर क्या होता है, एक म्यू म्यू के बराबर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है कि उम्मीद करता हूँ हमारी बातों को समझ गया, अपवर्तनांक को समझ गए, अपवर्तनांक मतलब प्रकाश के अपवर्तन को समझ गए होंगे। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण क्या है, पेंसिल का टेढ़ा दिखना। ठीक है, पेंसिल का टेढ़ा दिखना या सिक्के का यहाँ से देखिए सिक्के का ऊपर उठना, तारे का टिमटिमाना, अक्षर का बड़ा दिखना, है ना, गहराई कम लगना, सूर्य का पहले दिखना। ठीक है, ये सब किसके उदाहरण है, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण है। तारे का टिमटिमाना किसके उदाहरण है, तारे का टिमटिमाना किसके उदाहरण है, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण है। हम अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है, अभी पीछे हमने बताया था, एक बार फिर से पढ़ो। उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया, देखो निकट दृष्टि दोष होता क्या पहले वो देखो। जब आंखें, लिखा है यह आंखों का वह दोष है जिसे व्यक्ति पास की देख सकती है पर दूर की नहीं, पास की देख सकती है लेकिन निकट दृष्टि दोष में दोष तो है नजदीक की, लेकिन निकट का क्या होता है, दिखता है पर दूर का नहीं दिखता है। इसके जस्ट उल्टा हो जाता है दूर दृष्टि दोष में। ठीक है, इसके कारण क्या है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाता है, नेत्र गोलक क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, या नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है। इस कारण क्या होते हैं, पास की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। निवारण किससे होता है, अवतल लेंस से इसका निवारण होता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किससे होता है, अवतल लेंस से होता है। आपसे निकट दृष्टि दोष पूछा था, निकट दृष्टि दोष किस लेंस से निवारण होता है, तो अवतल लेंस से इसका क्या होता है, निर्दोष निवारण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिख दिया उत्तल लेंस, इसका उपयोग दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है, जिसमें दूर का साफ दिखता है लेकिन पास का नहीं। ठीक है, इसके जस्ट उल्टा है, आप ध्यान से एक बार पढ़ लोगे। ठीक है, एक होता है द्विफोक्सी लेंस, लिखा है इसका उपयोग जरा दूरदृष्टिता के लिए क्या होता है, किया जाता है, जो अक्सर बुढ़ापे में होता है, जब पास और दूर दोनों की वस्तु क्या होती है, देखने में दिक्कत होती है। बेलनाकार लेंस का उपयोग कब होता है, इसका उपयोग अविंदुकता नामक दोष को ठीक करने के लिए होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो मैंने शॉर्ट में सब कुछ लिखा है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष और निवारण, और इसमें क्या है, प्रभावी दृष्टि। अगर निकट दृष्टि दोष है तो दूर दूर की वस्तु नहीं दिखती लेकिन नजदीक की दिखती है, शॉर्ट में लिखा है, इसे याद रखना है। ठीक है, ठीक कैसे करते हैं, अवतल लेंस से ठीक करते हैं। दूर दृष्टि में क्या होता है, दूर की दिखती है पर पास की नहीं दिखती, जिसे हम उत्तल लेंस से सही करते हैं। जरा दूर दृष्टि, इसमें दोनों का समस्या होता है। ठीक है, जो बुढ़ापा में होता है, द्विफोक्सी लेंस से ठीक होता है। अबिंदुकता क्या होता है, धुंधला सब कुछ दिखने लगता है। ठीक है, इसे किससे निवारण किया जाता है, बेलनाकार लेंस के साथ इसे इसका निवारण किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, कितना होता है, 1/10 1/16। आप तो याद रखोगे 1/16। अस्थायित्व जब भी आपसे पूछे तो क्या कहोगे, आप 1/16 कहोगे। ठीक है, आपको 1/16 ही मानने हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं पे 1/10 1/16 इस तरह के ऑप्शन देते हैं, लेकिन स्थायित्व के बारे में जब भी आपसे पूछेंगे तो आप आंसर लगाओगे 1/16। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, टिंडन प्रभाव प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्या प्रदर्शित करता है, जो भी ऑप्शन लिखा है, पहले टिंडन प्रभाव देखो होता क्या है। जब किसी कोलाइड विलियन, मतलब ऐसा विलियन जिसमें कण हो, जिसमें क्या हो, बहुत सारे कण हो, या धुआं धुआं वाले माध्यम से प्रकाश गुजरता है तो उसका मार्ग दिखाई देने लगता है, इस घटना को क्या कहते हैं, टिंडन प्रभाव कहते हैं। ठीक है, टिंडन प्रभाव के उदाहरण, धूप में धूल भरे कमरे में प्रकाश की किरणों का दिखना, आपको पता होगा ना, अगर रूम बंद भी रहता है तो प्रकाश थोड़ी बहुत दिखती रहती है ना। ठीक है, कोहरे में प्रकाश की हेडलाइट का पथ दिखना। ठीक है, दूध या स्टार्च विलियन में टॉर्च के रोशनी डालने पर पथ का दिखना। ठीक है, पथ दिखने लगता है। ठीक है, आपको अगर आपने अपने रूम में कभी बैठा होगा ना, अगर सूर्य के प्रकाश आ रही है ना, तो आपने देखोगे रास्ता में ऐसे 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 क्या करते हैं, कण सब रहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है टिंडन प्रभाव क्या प्रदर्शित करता है, तो आपके सामने ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, देखो पहले सब कुछ पढ़ो, उसके बाद इसके आंसर आप करोगे। ठीक है, देखो लिखा है प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक घटना है। ठीक है, सरल शब्दों में कह सकते हैं, जब प्रकाश की किरणें ऐसे माध्यम से गुजरती है जिसमें धूल कण या वायु के अणु जैसे सूक्ष्म कण मौजूद हो, तो वे कण प्रकाश को सोख कर उसे चारों दिशा में क्या करते हैं? फैला देता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, रेन प्रकाश का प्रकाश का क्या कहते हैं हम? अपवर्त प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होने वाली प्राकृतिक घटना क्या सब होती है? आकाश का नीला दिखना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल होना, खतरे के संकेत का लाल होना, अंतरिक्ष यात्री को क्या होना, प्रकाश का अंतरिक्ष यात्री को क्या करना, अंतरिक्ष यात्री को काला आकाश का दिखना। ठीक है, कोई दिक्कत, लेकिन आप देखो टिंडन प्रभाव को प्रदर्शित करता है, आप याद रखोगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आप देखोगे कि टिंडन प्रभाव ये जो है ना, वर्ण विक्षेपण, ये मिलता जुलता है। ठीक है, ये मिलता जुलता है, इसीलिए इसके अंदर आप क्या लगाओगे, प्रकाश का प्रकीर्णन लगाओगे। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन आप आंसर लगा दोगे। ठीक है, देखो एक जो है रेले का नियम क्या होता है, देखो लिखा है प्रकीर्णन किस रंग का अधिक होगा, यह प्रकाश के किस पे निर्भर करता है, तरंग दैर्ध्य पर क्या करता है मेरे दोस्त, निर्भर करता है। वैज्ञानिक रेले के अनुसार जिस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होगा, जिस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होगा, है ना, जैसे नीला और बैंगनी का कम होता है,
तो क्या होगा, उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। और जिस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होगा, है ना, जैसे लाल का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, तो उसका क्या होगा, प्रकीर्णन सबसे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखोगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है विद्युत आवेश का मात्रक। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का मात्रक अभी हमने पीछे बताया था, वो क्या होता है, कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। विद्युत धारा क्या होता है, एम्पेयर। विभा विभवांतर क्या होता है, वोल्ट। या विभव का होता है वोल्ट। प्रतिरोधक क्या होता है, ओम। प्रतिरोधकता का ओम मीटर। विद्युत शक्ति का वाट। विद्युत ऊर्जा का जूल। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे ये मिसटाइप हो गए, इससे इससे हटा लो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक जूल किसके बराबर होता है? तो याद रखोगे 0.42 कैलोरी के बराबर होते हैं। ठीक है, देखा, ऊर्जा के दो प्रमुख इकाइयों, एक होता है जूल, एक होता है कैलोरी। ठीक है, ये भी याद रखोगे, एक कैलोरी में 4.18 जूल होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ से एक जूल निकालोगे, आप यहाँ से एक जूल निकालोगे, तो इसे हटाओगे, इसे क्या करोगे, इधर भागा में दे दोगे ना, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 4 8 कैलोरी। ठीक है, जब इससे इसमें भागा दोगे तो क्या होगा, लगभग 0.239 आ जाएगा। ठीक है, जिसे हम 0.24 कैलोरी मान लेते हैं, लगभग 0.24 कैलोरी मान लेते हैं। तो कभी भी आपसे एक जूल पूछे तो आप क्या कहोगे, 0.42 कैलोरी आंसर लगाओगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा कार की क्षमता को क्या कहते हैं? ठीक है, कार की क्षमता को क्या कहते हैं, पहले पढ़ो उसके बाद आंसर दे दो। मैंने मैं पिछले बता चुका हूँ, उसके आधार पर दे सकते हो आंसर, दो ना, तो पहले कॉन्सेप्ट देख लो। ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, है ना, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मात्रक के बारे में, ऊर्जा का क्षमता क्या होता है, जूल होता है। यह वही मात्रक है जो कार्य का होता है। कार्य का ऐसा मतलब, कार्य का ऐसा मतलब कि क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, अगर हमने लिखा है कार्य, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह वस्तु बल की दिशा में क्या होती है, विस्थापित होती है ना, होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। किसे का क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। ठीक है, कार्य को हम किसे दिखाते हैं, डब्ल्यू से दिखाते हैं, एफ गुना एस। एफ गुना एस, बल गुना बल की दिशा में जो विस्थापित होता है वो होता है। ठीक है, मात्रक याद रखेंगे, इसका क्या होता है, जूल होता है या न्यूटन मीटर होता है। तो आप याद रखेंगे, जूल किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर के बराबर होता है। ठीक है, देखो देखो इसका कैसे बराबर होता है वो मैं समझाता हूँ। ठीक है, देखो इसका मतलब हमने जूल ले लिया। ठीक है, देखो इसको हम न्यूटन से मापते हैं, और विस्थापन को हम किससे नापते हैं, मीटर से नापते हैं। देखो न्यूटन मीटर के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, जूल। ठीक है, शक्ति क्या होता है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, शक्ति को पी बराबर क्या हो जाता है, डब्ल्यू बटा टी। याद रखेंगे, पी बराबर डब्ल्यू बटा टी। ठीक है, तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। मात्रा क्या होता है, इसका वाट होता है। क्या होता है, शक्ति का मतलब क्या होता है, वाट होता है। याद रखेंगे, बल किसे कहते हैं, बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या गति की अवस्था में क्या करता है, परिवर्तित लाता है या लाने की चेष्टा करता है। तो आपको पता होगा एक फॉर्मूला था, एफ बराबर एम गुना ए। एम गुना ए, एम मतलब द्रव्यमान, ए मतलब त्वरण। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे यहाँ तक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? ऑप्शन दे रखा है, देखो हमने लिखा है एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। क्या होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। यहाँ पे लिखा है, व्यवसायिक रूप से विद्युत ऊर्जा को यूनिट में मापा जाता है। एक यूनिट का अर्थ है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा, तो आपसे हम 1 किलोवाट घंटा बराबर एक यूनिट, एक यूनिट के हैं, या वही क्या होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होते हैं। सारे पॉइंट याद रखोगे। ठीक है, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, डी इज द राइट आंसर। हम अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किलो वाट प्रति घंटा एक इकाई है, किसका आंसर है? देखो, तो पहले सारा कॉन्सेप्ट सीखो, उसके बाद आंसर लगा दो। ठीक है, विद्युत ऊर्जा किसे, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसे ध्यान से देखना। विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, जब किसी चालक मतलब तार में विद्युत आवेश प्रवाहित होता है, तो वह उस आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, सरल शब्द अगर शॉर्ट परिभाषा देना तो आप ऐसा कहोगे, द्वारा किसी विद्युत धारा द्वारा किया गया कुल कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का सूत्र सूत्र हम निकालते हैं, दिखाते हैं आपको। देखो, यदि किसी परिपथ में पर भी विभवांतर पर धारा धारा I धारा मतलब I धारा t समय तक प्रवाहित होती है, तो खर्च हुआ विद्युत ऊर्जा, जैसे हम W हम या S से दिखाते हैं, क्या हो जाएगा, V गुना I गुना T। V गुना I गुना T, विभवांतर गुना विद्युत धारा गुना समय। ठीक है, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I R। आपको पता है, उपयोग से आप इससे क्या बना सकते हो, W बराबर आई स्क्वायर आर टी। डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी, और इसी को क्या बना सकते हो आप, W बराबर V स्क्वायर बटा टी गुना आर। मेरे दोस्त, ये कैसे बनते हैं, देखो मैं एक आपको ऐसा करता हूँ कि ऐसा करता हूँ, मैं आपको एक मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये कैसे आए फॉर्मूला, देखो अभी आपने बताया W क्या होता है, V गुना I गुना T, यही होता है। अब आपको पता है, आपको क्या पता है, V गुना I गुना T, यही है ना। आपको पता है V बराबर आई आर फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ जो V है इसे हम आई आर लिख सकते हैं, गुना I लिख सकते हैं, गुना T लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ठीक है, देखो आप बताओ, एक मिनट हमारी बात सुनो। देखो I यहाँ भी है, I यहाँ भी है, गुना में है, तो हम आई स्क्वायर आर को हम आर रहने दिया और टी को हमने टी लिख दिया, तो आई स्क्वायर आर टी आ गया, यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे हम ये भी बना सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट याद रखो, डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, डब्ल्यू बराबर पी स्क्वायर बटा टी गुना आर होता है। आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं डब्ल्यू किसके बराबर है, तो आप डायरेक्ट कहोगे ये या ये ऑप्शन रहेगा, आप जो ऑप्शन रहेगा आप लगा दोगे। ठीक है, ऐसा मतलब क्या होता है, ऐसा मतलब विद्युत ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल होता है, याद रखोगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है विद्युत शक्ति
प्रति सेकंड उपयोग की जाने वाली विद्युत ऊर्जा को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, यह बताता है कि कोई उपकरण कितनी तेजी से ऊर्जा को क्या कर रही है? उपयोग कर रही है। ठीक है, सूत्र क्या होता है? P बराबर V गुना I। P बराबर V गुना I। V क्या है? विभवांतर है। I क्या है? विद्युत धारा है। ठीक है, और 2-3 फार्मूले होते हैं, उसे भी याद रखोगे। P बराबर क्या होता है? I स्क्वायर R, और P बराबर होता है V स्क्वायर बटा R, है ना? शक्ति का ये सब फार्मूला होता है, आप इसे क्या करोगे? विद्युत शक्ति का ये सब फार्मूला होता है, आप इसे याद करोगे। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं P किसके बराबर है, तो ऑप्शन रहेगा ये या ऑप्शन रहेगा ये, जो ऑप्शन रहेगा तो उसका आंसर लगा पाओगे। ठीक है, फार्मूला कहाँ से आते हैं? पीछे किसी वीडियो में बताया हूँ, तो वहां जाके आप देख सकते हो, लेकिन अभी आपको देखने की जरूरत है नहीं। आप बस इसे याद करके जाओ, आपके एग्जाम में आएगा, आप लगा लोगे, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत नजदीक है, इसीलिए ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाने अभी। ठीक है, मैं जितना बता रहा हूँ प्लीज बस उतना लाइन बाय लाइन करो, आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं आ जाएंगे, आप बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन नंबर के साथ पास करोगे आप। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा मात्रक क्या होता है? ऐसा मात्रक विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। बड़ा मात्रक क्या होता है? 1 किलोवाट। 1 किलोवाट जिस क्या होता है? 1000 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट, सॉरी किलोवाट, एक हटा दो, किलोवाट। किलोवाट क्या होता है? किलोवाट। बड़ा मात्रक क्या होते हैं? वाट का हम बड़ा मात्रक ले लेते हैं किलोवाट। ठीक है, हाँ, 1 किलोवाट जो अगर देखेगा, 1 किलोवाट क्या हो जाएगा? 1000 वाट के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। एक अशुशक्ति, ठीक है, में कितना होते हैं? 786 वाट होते हैं। एक अशुशक्ति में, एक एचपी में कितने वाट होते हैं? 786 वाट होते हैं। ठीक है, ओ किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? आपने जो अभी तक पढ़ा उसके हिसाब से आप क्या आंसर लगाओगे? सोच के हमें बताओ। ठीक है, सोच के हमें एक बार क्या करो आप, प्लीज आप हमें इसका आंसर पहले बताओ, फिर मैं आपको ठीक है मेरे भाई, देखो यहाँ पे जो है ना, ये मिस टाइप हो गया। ठीक है, ये मिस टाइप हो गया, ये नहीं है, बस किलो वाट घंटा। तो अभी आपने पीछे पढ़ा था किलो वाट घंटा, इसी को हम तो एक यूनिट कह रहे थे, याद है ना? ये किसका होता है? ऊर्जा का होता है, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं वो भी देख लो। देखो, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाता है? क्यू बटा टी। याद रखेंगे, आई बराबर क्यू बटा टी। क्यू क्या है? आवेश है, टी क्या है? समय है। मात्रक क्या होता है विद्युत धारा का? ऐसा मात्रक होता है एम्पेयर। ठीक है, लेकिन देखो आई बराबर क्या होता है? क्यू बटा टी, है ना? क्यू मतलब आवेश कैसा मतलब कुलाम, इसका क्या होता है? सेकंड। तो याद रखें, कुलाम प्रति सेकंड किसके बराबर होता है? एम्पेयर। एम्पेयर जो है ना, एम्पेयर के बराबर होता है कुलाम प्रति सेकंड। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ठीक है, पहले देख लो क्या माप करता है, जोड़ने का क्रम क्या है, आदर्श प्रतिरोध क्या होता है। दो पॉइंट देखो, ये नहीं भी देखोगे फिर भी चलेगा। ठीक है, देखो वोल्ट मीटर क्या मापता है? विभवांतर मापता है। ए मीटर क्या मापता है? विद्युत धारा मापता है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, आदर्श प्रति वोल्ट मीटर का आदर्श प्रति क्या होता है? बहुत अधिक मतलब अनंत होता है, और ए मीटर का क्या होता है? बहुत कम मतलब शून्य होता है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है वोल्ट मीटर को आप किस क्रम में जोड़ते हो, तो क्या कहोगे आप? समांतर क्रम में जोड़ते हो, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, पहले देखो विभवांतर कहते हैं किसे? जिसे हम भी से दिखाते हैं। विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, V बराबर, यहाँ ये अगर मान लीजिए इसका सूत्र बात करें तो क्या हो जाएगा? V बराबर W बट्टा Q। ठीक है, W क्या है? कार्य। कार्य कैसा होता है? क्या होता है? जूल। Q मतलब आवेश। आवेश का क्या मात्रक होता है? गुलाम, है ना? जूल प्रति गुलाम, जूल प्रति गुलाम। इसी को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? वोल्ट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। तो आपसे पूछे जाए जूल प्रति गुलाम किसके बराबर होता है, तो वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया है, क्या लिखा है देखो, यंत्र क्या मापता है, परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? वोल्ट मीटर क्या मापता है? विभवांतर मापता है। तो आपसे पूछा जाता है विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? तो वोल्ट मीटर लगाते हैं, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में, पीछे हमने बताया आपको। ए मीटर क्या नापता है? विद्युत धारा मापता है, इसे किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? विद्युत की उपस्थिति और दिशा को मापता है, ये बात ध्यान रखिए, दिशा को भी मापता है। ठीक है, इसे किसमें जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखे विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा रहता है? ठीक है, ऑप्शन है निष्क्रिय गैस भरा रहता है। कौन सा गैस भरा रहता है? निष्क्रिय गैस भरा रहता है। ठीक है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना रहता है? फिलामेंट या तंतु, फिलामेंट को क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। ठीक है, विद्युत बल्ब के भीतर जो पतला तार चमकता है उसे हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट या तंतु कहते हैं। ठीक है, पदार्थ मतलब ये किससे बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, क्यों लगता है? क्योंकि इसके जो गलनांक होते हैं बहुत उच्च होते हैं, मतलब 34 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होते हैं? टंगस्टन के गलनांक होते हैं, जो जल्दी गलते नहीं है, और गर्म होने पर क्या करते हैं? ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप देख लोगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है, विद्युत हीटर में कौन सा तार लगा रहता है? तो नाइक्रोम का तार लगा रहता है। कौन सा लगा रहता है? नाइक्रोम का तार लगा रहता है। ठीक है, अब हम अपने लास्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, डायनेमो परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जो भी लिखा है ऑप्शन लिखा है पहले देख लो। ठीक है, डायनेमो, डायनेमो को क्या कहते हैं?
विद्युत जनित कहते हैं, ठीक है, लिखा ऊर्जा परिवर्तन। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को, किसको, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। सिद्धांत, किस सिद्धांत पर डायनेमो काम करता है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। और क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें करता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, मतलब बी इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ तक आपने समझ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि बहुत इत्मीनान के साथ ये वीडियो अभी समाप्त होती है, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद। मैं ये उम्मीद के साथ आपको पढ़ाता हूँ कि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर्स लाओ, ठीक है। बहुत, मतलब इतने नंबर लाओ ना कि आपके परिजन, आप सोच नहीं सकते कि आप इतना ज्यादा नंबर ला लो, ठीक है। प्लीज इसीलिए क्या करो, आप वीडियो को पूरा अच्छे से इत्मीनान के साथ देखो, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट को समझो, हमने क्या बताया, क्या सिखाया आपको, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आज हमने करवाए हैं, लगभग 90 प्लस क्वेश्चंस आज हमने करवाए, 90 प्लस क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। और हमें कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगती है, कुछ लगता है कि कुछ इंप्रूव किया जा सकता है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ पीडीएफ तो चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताओगे, तो मैं इसका पीडीएफ कमेंट में क्या करूंगा, कमेंट में डलवा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय।